नमस्कार दोस्तों। हम राजस्थान की समसामयिक सीरीज पढ़ रहे थे और इस सीरीज को हमने जनवरी 2025 से शुरू किया था और आगे कंटिन्यू रहेगी। जुलाई 26 तक तो कंटिन्यू रहेगी, उसके बाद का नहीं पता। अभी जो आगे ये भर्तियां आई हुई है, इन भर्तियों सारियों को कवर करते हुए मैं चलूंगा और इस पूरे क्रम में आज ये 15वीं कक्षा है टोटल, ठीक है। और इस कक्षा में हम राजस्थान की अगस्त महीने की जो समसामयिक है उसको कवर करेंगे। इससे पहले हमारी 14 कक्षाएं हुई हैं और इन 14 कक्षाओं को आप अपने चैनल के इस प्लेलिस्ट में, राजस्थान समसामयिक की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें देख सकते हैं। वहां पर आपको जनवरी से लेके जुलाई तक की और अब अगस्त तक की सारी समसामयिक क्लासें मिल जाएगी। साथ में 12 कक्षाएं हैं इसके सहित, प्लस 3 कक्षाएं प्रैक्टिस की भी है, जिसमें जनवरी से लेके जुलाई तक की प्रैक्टिस भी दी हुई है। स्पोर्ट्स की क्लासें अलग दी हुई है और स्कीम्स जितनी योजनाएं गवर्नमेंट की आई है उसकी कक्षाएं भी अलग से दी हुई हैं। चूंकि अगस्त माह की क्लास हमने ले ली थी 5 तारीख को, परंतु और 5-7 दिन वो यूट्यूब पे भी रही, 50-60 हजार बच्चों ने उसको देखा भी था, बट उसमें कुछ टेक्निकल एरर था। मतलब वाइट इतनी हो गई थी कि उसमें कुछ भी शब्द दिख नहीं रहे थे और कुछ वॉल्यूम को भी दिक्कत आ रही थी। तो आज फिर हमने उस क्लास को वापस रिकॉर्ड करने का प्लान किया, तो यूट्यूब से उस क्लास को डिलीट कर दिया था और इस क्लास को अब वापस रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा। क्योंकि उस कक्षा में जो घटनाएं थी वो तो सारी इसमें है ही, 10-12 घटनाएं और इसमें हमने ऐड करी है जो हमें बाद में और इम्पोर्टेंट लगी थी। तो जिन्होंने पहले वो अगस्त की कक्षा देखी थी वो बच्चे भी इस क्लास को देख लें और जिन्होंने नहीं देखी थी वो भी देख लेना। और इस तरह से ये अगस्त माह की करंट अफेयर्स है। इस सीरीज को आपका बहुत प्रेम मिला है। स्थिति ये है कि सभी कक्षाएं 1 लाख से ऊपर बच्चों ने देखी है अच्छे से, और इसका फीडबैक भी इतना अच्छा है कि पिछले जितने भी पेपर हुए, सेकंड ग्रेड के जो पेपर हुए, उसमें आपने देखा मैंने प्रूफ सही सोल्यूशन करवाया। 60 में से 50 प्रश्न जो है वो अपनी क्लासेस से रहे, इन 12 कक्षाओं से रहे, प्लस समसामयिक आर्थिक समीक्षा को साथ में लेते 20 कक्षाओं से रहे। इसके अलावा लैब असिस्टेंट के अंदर भी पीआरओ का पेपर हुआ, उसमें भी सभी में लगभग 80-90% प्रश्न मैंने प्रूफ सहित डाले हैं सब जगह से। आप खुद पेपर से चेक कर सकते हो वहां से। उम्मीद है कि आगे हम इससे और बेहतर करेंगे और ये जो अभी 80-85% का आंकड़ा आ रहा है, कोशिश करेंगे कि इसमें आपको 90% से अधिक सवाल मिले। पूरी कोशिश रहेगी, हम जितने भी और अच्छे स्रोत यूज कर सकते हैं वो करेंगे। तो ये कक्षा आपकी सेवा में हाजिर है, इसको आप अच्छे से पढ़ना। डेफिनेटली महीने में 1 कक्षा ले रहा हूं अभी तो, और आगे कोशिश रहेगी कि फर्स्ट ग्रेड को ध्यान में रखते हुए 1 कक्षा नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स की भी शुरू करूंगा दीपावली के बाद से। यूट्यूब पे ही रहेगी वो भी कक्षा, और ये राजस्थान की करंट अफेयर जारी रहेगी। साथ में अब नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी हम कंटिन्यू कर लेंगे। इस क्लास को पढ़ने के बाद इसकी जो पीपीटी है वो मैं मेरी जो अपना टेलीग्राम चैनल है डॉक्टर गणपत सिंह राजपुरोहित नाम से, जिसमें 1,75,000 अपन सभी सदस्य जुड़े हुए हैं। आंकड़ा इसलिए बताता हूँ ताकि मेरे नाम से कई सारे ऐसे चैनल भी है जिसका मैं एडमिन नहीं हूँ, काफी सारे फर्जी चैनल भी बने हुए हैं, तो आपको उसको आइडेंटिफाई करने में आसानी रहे। तो उसमें ये शेयर कर दी जाएगी, आप चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सारी सूचनाएं मैं वहां देता रहता हूँ। मेरा एक ही चैनल है, यूट्यूब पे भी एक ही है, वहां पे भी एक ही है, ठीक है। तो अब हम बात को शुरू कर रहे हैं। ये अगस्त माह की समसामयिकी है। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर क्या इतना समसामयिकी पढ़ने भर से हमारा काम हो जाएगा, क्या हमें और भी पढ़ना पड़ेगा? तो मैं कोई ऐसे दावे तो नहीं करूंगा, बट इतना कह सकता हूं कि जिस भी स्टूडेंट ने मेरी क्लासेस को अच्छे से पढ़ लिया, याद कर लिया, और जो अपनी बुकलेट आएगी क्लासेस के बाद, जो जनरली हम 6-7 महीने में एक आदि जारी करते हैं, 2 जारी कर चुका हूँ, तो परीक्षा से पहले करता हूँ एक, अब 30 जनवरी के दिसंबर के आसपास एक करूंगा। तो बुकलेट और क्लासेस दोनों ठीक से देख लिया, क्योंकि इनमें 80% तो मैटर कॉमन होता है, बुकलेट और क्लासेस का 10-20% इधर उधर होता है। तो मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान समसामयिक की जिन जिन परीक्षाओं में पूछी जाती है वहां आप 80% प्लस आराम से सवाल कर पाओगे, बशर्ते आप याद कर पाते हो क्लासेस को और बुकलेट को ठीक से पढ़ते हो। इससे अधिक आपको करना है तो आपको और बढ़िया याद करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि यह कंटेंट
पर्याप्त है, आपको बहुत अधिक इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। और कई स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि लोग सर डेली पढ़ाते हैं, आपकी एक महीने की एक कक्षा क्या पर्याप्त है? मैं मानता हूँ पर्याप्त ही है, क्योंकि मान लो एक व्यक्ति अगर डेली पढ़ाता है तो 3-4 पीपीटी पर लेता होगा, महीने की 120 पीपीटी होती है, और मैं एक साथ ही 120 ले रहा हूँ। तो डेली की बजाय मुझे लगता है महीने में अगर आप मुझे 2-3 घंटे का टाइम भी दे देंगे, तब भी करंट की प्रश्नों की जो समस्या है उसका आपका समाधान हो जाएगा। चलो बिना कोई देरी की बात को शुरू कर रहा हूँ। ये समसामयिकी इस बार बच्चों के सुझावों के बाद पीपीटी को थोड़ा हमने मॉडिफाई किया है, और अब मैं, कई बच्चे कहते हैं सर इसको ब्लैक में रखो, कोई कहता है व्हाइट में रखो। अब मैं सुझाव ये नहीं सुनूंगा, क्योंकि सबकी अलग अलग पसंद है, सबको मैं राजी कभी कर ही नहीं सकता, और जो व्यक्ति सबको खुश करने का प्रयास करता है अंततः वो खुद दुखी होता है। तो मैं अब उस पर बात नहीं करूंगा। हाँ, मैं यही कहूंगा कि इनको प्रिंट करने की बजाय आप लिखोगे तो बेहतर है। 120 पन्ने प्रिंट करोगे कोई मतलब वाली बात नहीं है, ये मूर्खता होती है प्रिंट करना, इसलिए मैंने ब्लैक करी ताकि आप प्रिंट करने की कोशिश भी नहीं करो। ठीक है, बात शुरू करते हैं। सबसे पहली घटना लेते हैं इस अगस्त महीने की। इसमें पहली जो है वो इंदिरा प्रियदर्शनी योजना। ये योजना काफी विषय में चर्चा में रहती है, क्योंकि जब गवर्नमेंट कांग्रेस की आती है तो उसका नाम इंदिरा प्रियदर्शनी हो जाता है, और जब सरकार बीजेपी की आती है तो उसका नाम वापस बदल दिया जाता है, और अब इसका नाम बदल के पद्माक्षी योजना कर दिया गया है। ठीक है, पूर्व में भी इसका नाम पद्माक्षी योजना था, और बीच में जैसे कांग्रेस की सरकार आई तब इसका नाम इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड कर दिया गया था। ये शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार की योजना है, और यह योजना आज से नहीं है, 2010-11 से ही चल रही है, और 2025 में इसका नाम पद्माक्षी किया गया। और ये जैसे ही गवर्नमेंट बदलती है इस योजना का नाम 100% बदल जाता है। अब बात यह कि चर्चा में क्यों है? चर्चा में ये इसलिए है कि इसमें जो पुरस्कार की राशि दी जाती है उसको कटौती कर दी गई है। पुरस्कार किसको दिया जाता है? कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं में जिला स्तर पे जो टॉप रहेगा, प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली जो बालिका है, और व्यावसायिक शिक्षा में जो कक्षा 10वीं और 12वीं में राज्य स्तर पर जो प्रथम स्थान करने वाली बालिकाएं हैं, उनको राशि दी जाती है। पहले ये 40,000 दी जाती थी कक्षा 8 के लिए, अब घटा के इसको 25,000 कर दिया गया है। और पहले 10वीं कक्षा की टॉपर बालिका को 7500 रुपये दिए जाते थे, अब घटा के 50,000 कर दिए हैं। और कक्षा 12वीं की जो बालिका थी, पहले उसको 1 लाख रुपए प्लस स्कूटी दी जाती थी, अब उसको कम करके 75,000 रुपए कर दिए गए हैं। जनरली ऐसा होता नहीं है कि किसी भी योजना में फंड कम करें, अक्सर बढ़ाया जाता है। इस बार इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा कम किया है, 25,000, 50,000 और 75,000 रुपए किए हैं। तो इस प्रकार इस योजना का नाम चेंज करने प्लस इसकी राशि कम किए जाने के कारण ये चर्चा में रहा। ये अध्यापक बैच के जो स्टूडेंट है उनके लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि शिक्षा विभाग की सारे पुरस्कार और योजनाएं अध्यापक L1 और L2 के सभी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में है। तो इस योजना का विशेष तौर पे ध्यान रखना। ये करंट में इस वजह से चर्चा में, इसकी बेसिक चीजें और आप अच्छे से तैयार करना, बट करंट में ये क्यों है इस बात को लेके इसमें हमने कवर किया है। दूसरा प्रश्न है युवा संसद। यूथ पार्लियामेंट अक्सर आयोजित होती है, भारत सरकार भी करती है और राजस्थान की विधानसभा में भी की जाती है। तो राजस्थान विधानसभा ने यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया। कब किया? 2 अगस्त 2025 को किया है। 2 अगस्त 2025 को इसका आयोजन किया गया, और चूंकि पहल डेफिनेटली विधानसभा ने आयोजन किया है तो पहल किसकी थी? वासुदेव देवनानी की पहल पे आयोजित हुआ था। इसमें होता क्या है कि इसमें पहले जिला लेवल पे प्रतियोगिता होती है, वहां से कैंडिडेट चयनित किए जाते हैं और उन कैंडिडेट्स को आगे विधानसभा में बोलने का अवसर मिलता है। तो युवा संसद में 13 राज्यों के 55 विद्यालयों से चयनित टोटल 168 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। ध्यान रखना, इसमें जितने बच्चे भाग लेते हैं उतने सब वहां पे स्पीच नहीं देते, उनमें से भी सेलेक्टेड स्टूडेंट को स्पीच का अवसर दिया जाता है। तो 61-68 में से भी 56 युवाओं ने सदन में अपने विचार रखे, किसमें? यूथ पार्लियामेंट में, जो 2 अगस्त 2025 को आयोजित की गई थी। चर्चा के विषय क्या थे इसमें? कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, युवा होते हैं 9वीं से 12वीं के बच्चे, और इन्होंने आतंकवाद, POK और जैसे गंभीर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर अपने विचारों को रखा। यहाँ पे भिवाड़ी की जस्मिन ने इसमें क्या कहा था कि कश्मीरियों का दिल जीतना होगा वरना जीत अधूरी रहेगी। महाराजा सवाई मानसिंह विद्यालय ने इस आयोजन में
भाग लिया था। ऐसे बहुत सारे विद्यालय भाग लेते हैं, तो ये बिंदु याद रखने का ऐसा नहीं है, बट हाँ ये जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं इन बिंदुओं को आपको डेफिनेटली याद भी करना और अपनी कॉपी में उसको नोट भी करते रहना है। जैसे अभी इसमें ये जो मैंने पेन चलाई है वो पॉइंट याद रखने, इसमें भी मैंने पेन चलाई है वो बिंदु आपको याद रखने हैं। राजस्थान विधानसभा ने 26 मार्च 2025 को विकसित भारत युवा संसद का भी आयोजन किया गया था। यहाँ पे ये विधानसभा ने किया था, जिसमें 18 से 25 वर्ष के 140 युवाओं का चयन किया गया था। इनमें से 3 युवाओं को फिर आगे भेजा गया था जिन्होंने अपनी पार्लियामेंट के अंदर विचार रखे थे। तो और उसमें हर्षित शर्मा थे जयपुर से, बीकानेर की मनीषा जोशी थी और रिंकी खातून थी अलवर से। ये लोग भी वहां पे जाके स्पीच दे के आए। तो ऐसी यूथ पार्लियामेंट होती रहती है। हमने भी एक समय भाग लिया था, मतलब यूं कह सकते हो कि भाग लिया था, आगे हमें कोई ले नहीं गया क्योंकि हम ना तो इतने अच्छे वक्ता रहे कभी, ना ही हम कभी इतने ब्राइट स्टूडेंट रहे कि आगे जाएं और बहुत सारी डिबेट्स असेंबली में भाग लें। हम तो ठीक है 12वीं के बाद कॉलेज में आने के बाद में थोड़ा अच्छे लोगों के संपर्क में आ गए और पढ़ा लिए तो अपना काम चल गया। बाकी हम कभी भी ब्राइट स्टूडेंट नहीं रहे। ये तो ठीक है बाद में बहुत अधिक मेहनत कर करके काम चला लिया, अपना काम हो गया। बाकी बड़ा मुश्किल काम था, मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल काम था। अरुण चतुर्वेदी, इनको राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अभी आपको बता दूं कि अभी 7वां राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ है। यह वित्त आयोग 2025 से 30 के बीच इसका कार्यकाल रहेगा। ठीक है, राज्य वित्त आयोग जनरली राज्य की जो वित्तीय स्थितियों पे बात करता है, कहाँ कितना पैसा करना है और पंचायती राज को इनको कितना पैसा आवंटित करना है, इन सारों पे रिकमेंडेशन देता है। हालांकि इनकी रिकमेंडेशन बाउंडेड नहीं होती, बाध्यकारी नहीं होती। बट 7वां वित्त आयोग है, अरुण चतुर्वेदी की अध्यक्षता में हुआ है और इसके सेवानिवृत्त IAS नरेश ठकराल को इसका सदस्य बनाया गया है, सचिव बनाया गया है। इसका भी ध्यान रखना, ये 5 वर्षों के लिए कार्य करेगा। तो इसकी अवधि याद रखना, ये वित्त वर्ष 2025 से शुरू होके और 29-30 के वित्त वर्ष तक ये आपके कार्य करेगा। आगे 5 वर्षों तक विभिन्न प्रकार की रिकमेंडेशन देने का काम जो है ये राज्य वित्त आयोग करेगा, अरुण चतुर्वेदी करेगा। इससे पहले 6 कमीशन बैठे हैं। 6ठे का अध्यक्ष जो है वो प्रद्युमन सिंह था और पहले का जो अध्यक्ष था वो के गोयल था। ये 2 याद रख लेना और आजकल पैटर्न को देखते हुए कई बार और भी पूछ लेते हैं, बट ठीक है 2-3 याद रखो लोगे तो बढ़िया हो जाएगा। पहली बार इसका जो गठन था ये एक संवैधानिक संस्था मानी गई है क्योंकि पंचायती राज अधिनियम जो है और नगरीय अधिनियम जो है उनके भाग 9 के अनुच्छेद 243I और 43Y दोनों के अंदर इसका उल्लेख अभी मिलता है। ये 73वें 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें ऐड किया गया था। पहली बार इसका गठन जो है वो 24 अप्रैल 1994 को किया गया था, जिसने 1 अप्रैल 1995 से कार्य करना शुरू किया। जनरली क्या होता है करंट अफेयर में आजकल जब प्रश्न आते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो आपके निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ऐसे करके और राज्य वित्त आयोग के 4-5 विकल्प दे देते हैं। उसमें एक आधा विकल्प फाउंडेशन मतलब जो स्ट्रेटिक जीके हैं, जैसे अपन कह सकते हो कि जो उसका नॉलेज पक्ष है उसका दे देते हैं और 1-2 पॉइंट उसमें करंट पक्ष में दे देते हैं और एक आधा पॉइंट आपकी समझ पक्ष का दे देते हैं। तो 4 विकल्प आते हैं, कौन से कथन सही है, फिर आपको उनमें से चयन करना पड़ता है कि सत्य कौन से असत्य कौन से हैं। और ये आप तभी कर पाते जब आपकी समझ भी अच्छी हो, उसका आपका बेसिक ज्ञान जो है, जो स्टैटिक नॉलेज जिसे अपन कहते हैं, एकदम बैकग्राउंड जिसे कह सकते हो, जिसका आपका क्लियर हो, प्लस करंट अफेयर्स में भी आपको पता हो, तो इस स्थिति में आप ठीक कर पाते हैं। अन्यथा केवल करंट से भी मामला बैठता नहीं है, क्योंकि जैसे ये जैसे मान लो ये प्रश्न यहाँ से दे दिया कि अध्यक्ष कौन है वगैरह वगैरह, ये 7वां वित्त आयोग है, एक कथन ये आ गया और इसमें नरेश ठकराल इसके सचिव है, ये आ गया। एक कथन ये आ गया कि इसकी व्यवस्था जो है वो संविधान के आर्टिकल 243I और Y में है। अब ये करंट का मैटर नहीं है, बट एडिशनल इंफॉर्मेशन तो है, स्टैटिक जीके तो है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए और साथ में एक आधा समझ आधारित इसके काम क्या है। तो फिर क्या होता है कि आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है, कहीं दिक्कत नहीं आती। इस वजह से हमने इसके एडिशनल इंफॉर्मेशन को भी ऐड किया है। आगे राजस्थान फुटबॉल संघ की पहली एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी कभी होती नहीं थी, इस बार हुई है। कहाँ पे आयोजित हुई? जनरली ऐसे कार्यक्रम जयपुर में होते हैं। मुख्य अतिथि कल्याण चौबे को बनाया, जो कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, और इसमें
पुरस्कार विजेता कौन कौन रहे? बेस्ट प्रोफेशनल फुटबॉल ऑफ द ईयर मार्तन रैना रहे। बेस्ट डोमेस्टिक फुटबॉलर ऑफ द ईयर अल्ताफ हुसैन रहे। ये घरेलू फुटबॉलर है, ये प्रोफेशनल है जो बाहर लीग में जाके खेलने का काम करते हैं। रेफरी का अवार्ड कर्मवीर खींचड़ और जस्टिस जैस ने जीता। इमर्जिंग प्लेयर मतलब उभरता हुआ खिलाड़ी जो है, ये पुरस्कार विशाल कलोशिया तथा धैर्य सनाढय ने यहाँ पे ये पुरस्कार जीता है। तो ये 4 पुरस्कार है। इसको सम्मिलित करो में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये अगस्त माह की घटनाएं हैं, आगे कॉलेज लेक्चरर और अध्यापक भर्ती परीक्षा में बेहद महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है, क्योंकि जनरली सेकंड ग्रेड के पेपर में मई, जून और जुलाई का पूरा करंट पूछा गया था, मोस्टली 80% करंट। तो अभी दिसंबर में पेपर है 1-2 तारीख को प्रोफेसर का, तो आप मान के चलिए कि अक्टूबर, सितंबर और अगस्त, ठीक है, इन 3 महीनों का करंट प्रोफेसर में पूछने के चांसेस है। और आगे जब थर्ड ग्रेड की परीक्षा है जनवरी में, तो वो भी 5-6 महीने का करंट पूछते हैं। तो इन दोनों परीक्षाओं के लिए फिर आगे आपको पता है कि एसआई का पेपर है 7 अप्रैल को, तो उसमें भी 7 या 5 अप्रैल को है, उसमें भी इम्पोर्टेंट रहेगा ही। खैर ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। तो फुटबॉल संघ की एक्सीलेंट अवार्ड सेरेमनी में इन लोगों को अवार्ड दिए गए। अगर आप इसके कुछ की पॉइंट्स और देखें तो फुटबॉल संघ के अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह जसोल है, जो स्वर्गीय आपके जसवंत सिंह जसोल के पुत्र है, और आप भी सांसद रहे हुए हैं। जसवंत सिंह जसोल देश के बड़े बड़े मंत्रालय, गृह विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री, वो संभाले हुए व्यक्ति थे। जनवादी पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे। मार्तन रैना जो है वो आपके राजस्थान के पहले खिलाड़ी जिनका इंडियन सुपर लीग क्लब ईस्ट बंगाल जो फुटबॉल क्लब है उसमें भी चयन हुआ है। तो मार्तन रैना जो है वो आपके बेस्ट प्रोफेशनल, मैंने कहा प्रोफेशनल खिलाड़ी जो होते हैं वो ऐसे क्लब वगैरह में खेलने का काम करते हैं। राष्ट्रपति रोवर पुरस्कार ये स्काउटिंग में दिए जाते हैं। तो सम्मान का नाम क्या है? भारत स्काउट गाइड का राष्ट्रपति रोवर पुरस्कार। और राष्ट्रपति देने वाला कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और इस दिया किसको? ये दिया ये याद रखना है, ये अपने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के दिनेश कुमार जी है, उनको ये पुरस्कार दिया। और राजस्थान से दिनेश कुमार और यतिन वर्मा को चयनित किया गया। दिनेश कुमार को रोवर ग्रुप में पुरस्कृत किया गया। राष्ट्रपति रोवर पुरस्कार है। जनरली पूछते नहीं थे पहले, तो आजकल क्या है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग बहुत ही सूक्ष्म घटनाओं को भी अपने पेपर्स में स्थान दे रहा है। इस वजह से हमें अब एक एक बिंदु पे ध्यान रखने की महती आवश्यकता है। विजनरी इंडियन अवार्ड 2025 आकाशवाणी भवन नई दिल्ली में दिए गए। सम्मानकर्ता फिल्म अभिनेत्री पूनम ढिल्लों थी। और राजस्थान से किन किन लोगों को? विजनरी वो लोग होते हैं जो भविष्य की ओर देखते हैं, रूपरेखाएं बनाते हैं, एक विजन लेके चलते हैं। ऐसे भटके हुए लक्ष्य विहीन लोग नहीं होते, एक विजन पे काम करते हैं। अगर आप राजस्थान की बात करोगे तो नितिन शाश्वत जो कि डॉक्टर है, मानसिक स्वास्थ्य और जीवन में उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं। डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी आयुर्वेद मर्म रोगी विशेषज्ञ, सुरेश पांडे, कुलदीप तिवारी, विनोद पानेरी शिक्षा समाज सेवा से रिलेटेड है, आभा शंकर कला से रिलेटेड है। तो इन लोगों को सम्मानित किया गया। ये सारे के सारे विजनरी इंडियन अवार्ड्स दिए गए। किसके द्वारा दिए गए? आकाशवाणी भवन में पूनम ढिल्लों सम्मान देने वाली थी। ठीक है। आरसीई राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन काफी चर्चित रहा है पहले, अब इसके भवन का जो नाम था वो बदल दिया है और मेजर ध्यानचंद भवन कर दिया गया है। ये प्रस्ताव खेल विभाग राजस्थान सरकार ने भेजा था और राज्यवर्धन सिंह जो कि संबंधित मंत्री है, इन्होंने इसको स्वीकृति देते हुए आरसीई का नाम अब मेजर ध्यानचंद भवन कर दिया गया है। आरसीई के अध्यक्ष कौन है? धनंजय सिंह खीमसर है और ये सवाई मान सिंह स्टेडियम के अंडर में रखते हुए अपना काम करते हैं। तो इसका नाम परिवर्तन हुआ, इस वजह से हमने इसको स्थान दिया है। राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ चुनाव 2025। अब हैंडबॉल संघ चुनाव के अंदर क्या क्या ध्यान रखना है? चुनाव अधिनियम राजस्थान खेल अधिनियम 2005 के तहत निर्वाचित पदाधिकारी, इसके अध्यक्ष कौन है? संघ के ललित कलाल है, कलाल जनरली बांसवाड़ा में रहते हैं। और सचिव यश प्रताप सिंह है जो कि टोंक से रिलेटेड है। की पॉइंट क्या है कि राजस्थानी जो तीरंदाजी संघ है, अब ये अभी चुने गए हैं, निर्वाचित लोग हैं, ये निर्वाचित सदस्य जो वर्तमान में अभी निर्वाचित किए गए।
तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? दीपेंद्र सिंह खंगारोत हैं। कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव दत्ता है। ओलंपिक संघ के अध्यक्ष तेजस्वी गहलोत हैं। और पैरा ओलंपिक के रेवंदर झांझड़िया, जो खुद ही अपने आप में ओलंपियन रहे हुए हैं। तो मुझे लगता है यही एक ओलंपियन है जो ओलंपिक की किसी संघ समिति के अध्यक्ष हैं। बाकी सारों का संबंध खेल से मुझे लगता है नहीं। इसमें ये पूछते हैं, अभी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी इनसे संबंधित प्रश्न आए हुए हैं। जयपुर एयरपोर्ट को सम्मान दिया गया है। ठीक है, एयरपोर्ट को सम्मान कब देते हैं? जब एयरपोर्ट के अंदर यात्रियों का जो फीडबैक होता है वो अगर बढ़िया फीडबैक हो और परिचालन की दक्षता वगैरह जो है वो उद्देश्य क्या होता है इनका कि इनकी दक्षता को बढ़ाना और अनुभवों को और बेहतर करना, इस वजह से सम्मानित किया जाता है। जयपुर को 3 पुरस्कारों से सम्मानित किया एयरपोर्ट को। एक तो विमान नेविगेशन सुरक्षा के लिए पुरस्कार दिया कि इनका नेविगेशन बहुत अच्छा है। स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए दिया गया, मॉनिटरिंग बहुत बढ़िया है। और सर्वोच्च प्लेटिनम पुरस्कार जहाँ पे डिजिटल और ऑटोमेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए काम किया है। तो इन 3 चीज़ों के लिए जयपुर एयरपोर्ट को सम्मानित किया गया। रातड़ियारी डेयरी, यह जैसलमेर का एक स्थान है और यहाँ से अभी आप चित्र देख सकते हो, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष हमें प्राप्त हुए। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ऐसे प्लेसेस परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखो, ये थार मरुस्थल में हड़प्पा जुड़ी नई खोज है और रामदेवरा के आसपास इसका वो ये क्षेत्र मिला हमें। हड़प्पा कालीन है, लगभग 4500 वर्ष पुराने ये हमें पुरातात्विक स्रोत है वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये पहला हड़प्पा पुरातात्विक स्थल होगा जो बताएगा कि हड़प्पा सभ्यता का रेगिस्तान में भी विस्तार था, क्योंकि कालीबंगा, रंग महल, उसके बाद बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर को छोड़ो, मतलब हाँ बीकानेर को भी ले लो, इन क्षेत्रों में हड़प्पा कालीन साक्ष्य मिले नहीं कहीं पे। तो ये पहला ऐसा स्थान होगा रातड़ियारी डेयरी। तो ध्यान रखा, ये आपके यहाँ से ये सारे उपकरण प्राप्त हुए हैं जिनसे पुरातत्व शास्त्रियों ने अनुमान लगाया है कि ये डेफिनेटली हड़प्पा कालीन है। तो ये स्थान आप याद रखना, काफी महत्वपूर्ण स्थान है और इसमें 3 चीजें याद रखनी है। जैसलमेर में है, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है बस, और तीसरा स्थान का नाम, क्योंकि ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कि रातड़िया की डेयरी का संबंध किससे है, हड़प्पा सभ्यता इस टाइप से, पुरातात्विक स्थल इस टाइप से, या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि किस जिले से संबंधित है, या ये भी पूछ सकते हैं कि हाल ही में पश्चिमी राजस्थान में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल की खोज की गई, ये भी पूछ सकते हैं ना। तो इसको इस प्रकार से आप ध्यान रखना। अब अगर बात करूं कि इसको खोजने में किन का योगदान है, तो जनरली ये लोग जो शोधार्थी होते हैं, जो रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं, वो पीएचडी के दौरान क्षेत्रीय भ्रमण करते, वहां से उनको ये चीजें प्राप्त होती है। तो कौन थे ये करने वाले? दिलीप कुमार सैनी थे, राजस्थान विश्वविद्यालय की पीएचडी स्कॉलर हैं। पार्थ जगानी थे जो कि इतिहासकार है। प्रोफेसर जीवन सिंह खरकवाल थे, तमेग पंवार थे, ये सारे इसमें शामिल थे। चतर सिंह जाम रामगढ़ के, प्रदीप कुमार गर्ग थे, डॉक्टर रविंद्र देवरा थे। और यहाँ से ये मृद भांड है, कटोरे हैं, चर्ट से बनी ब्लेड है, मिट्टी और शंख से बनी चूड़ियाँ, टेराकोटा के त्रिकोण, ये सारे यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना। नेत्र कुंभ शिविर, ये काफी चर्चा में रहा इस समय आपको पता है कि 2 सितंबर तक रामदेवरा मेला भरा गया था। रामदेवरा बाबा रामदेव जी का स्थल है, पूजा स्थल है। हालांकि इस जगह पे लाखों श्रद्धालु बाहर से वो पैदल जातारू आते हैं। तो यहाँ पर एक नेत्र कुंभ 2025 मेला लगाया था जिसमें तकरीबन 1.25 लाख श्रद्धालुओं की निःशुल्क आंखों की जांच की गई थी। ये सबसे बड़े मेलों में से एक माना जाता है। तो ये रामदेवरा में इसका आयोजन किया गया था और ये आरएसएस की विंग के द्वारा किया गया था। राजस्थान का पहला फुल्ली ऑपरेशनल वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, वेस्ट का मतलब होता है अपशिष्ट, और अपशिष्टों को ऊर्जा में कन्वर्ट करने का प्लांट है। और यह राजस्थान का पहला ऐसा प्लांट है जो फुल्ली ऑपरेशनल है, पूरा काम उसका यही है। यह जयपुर के लांगड़ियावास में स्थित है और इसका पीपीपी मोड पे संचालन हो रहा है। पीपीपी मोड का मतलब होता है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर मिलकर काम करते हैं और संचालित हैं। और इसके ऑपरेटर जो है, इसको चलाने वाला जो है, प्राइवेट मोड में कौन है?
जिंदल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड इसके ऑपरेटर है। प्रतिदिन लगभग 1000 मीट्रिक टन कचरे को, जो शहरों का कचरा होगा, उसको ये प्रोसेसिंग करेंगे और प्रोसेसिंग करने के बाद में 12 मेगावाट प्रति घंटा की दर से लाइट पैदा करेंगे और इस लाइट को बेचने पर इनको है वो इनकम भी होगी। साल भर में ये 9.5 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन करेंगे। ये अपने आप में इतनी प्यारी एक पहल है जिसमें देखो कचरे का निस्तारण भी हो रहा है और ऊर्जा भी बन रही है, और ऊर्जा को बेचने से जो पैसा मिलेगा उससे इनका खर्चा भी निकलेगा, इनका इनकम भी होगी और लाइट भी सप्लाई भी होगी, तो ऊर्जा की जरूरतें भी पूरी हो जाती है। तो ये अपने आप में एक शानदार पहल मानी जाती है। ऐसी पहलें जो होती है वो जनरली इसलिए की जाती हैं 1-2 बार स्टार्टिंग में कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कि भाई सक्सेस हो जाए। अगर सक्सेस हो जाती है तो उसके बाद उसको विभिन्न स्थानों पर लागू कर दिया जाता है। तो राजस्थान की पहली फुल्ली ऑपरेशनल वेस्ट टू एनर्जी है जो कि जयपुर के अंदर लागू की गई है। धीरे धीरे अगर ये सक्सेस होती है तो निश्चित तौर पे राज्य के अन्य जिलों में भी जो स्पेशली नगरीय क्षेत्र है वहां पे लागू की जा सकेगी। अंगदान और प्रत्यारोपण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राजस्थान को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि ये है क्या। तो यह आपके ऑर्गन को डोनेट करने और ट्रांसप्लेशन करने के लिए, ट्रांसप्लांटेशन, तो उन दोनों के लिए राजस्थान को पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो इस एक तो ये पुरस्कार है, दूसरा एक्सीलेंट इन प्रमोशन ऑफ द ऑर्गन डोनेशन। मतलब कोई व्यक्ति क्या करता है, अपने जीते जी ही कह देता है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे ऑर्गन में अस्पताल को दे दूंगा, तो ये ऑर्गन डोनेशन कहलाता है। और दूसरा होता है ट्रांसप्लांटेशन, जब किसी एक का ऑर्गन किसी जीती बॉडी में दूसरी बॉडी में डाल दिया जाता है। तो राजस्थान गवर्नमेंट जो है इसको लगातार बढ़ावा दे रही है। इस वजह से ये दोनों पुरस्कार केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा द्वारा डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में प्रदान किए गए। इसमें क्या होता है, राजस्थान के अंदर एक अंगदान शपथ देश में अव्वल रही। कई सारे साथियों ने ये कराई थी। शपथ ली जाती है कि मैं मेरी मृत्यु के बाद सारे डोनेट करना चाहूँगा, और वो उसको शपथ पत्र जारी किया जाता है। ऑनलाइन वेबसाइट्स पे होता है, आप भी कर सकते हो। ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल केंद्र की डेटा के अनुसार भारत भर में अब तक 1.38 लाख से अधिक लोग अंगदान का संकल्प ले चुके हैं। सेंटर केंद्रों को ऐसे लिखते हैं, ये फॉन्ट चेंज हुआ है तो चेंज हो गया। प्रथम नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल केंद्र झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में स्थापित हुआ था 2024 में। जो पहला कैडावर डोनेशन सफलतापूर्वक समाप्त हुआ, वहां से 3 लाभार्थियों को किडनी लिवर ट्रांसप्लांट के लिए हरित गलियारा एवं 4 अस्पतालों को अंग प्रेषित किए गए थे। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2025, ठीक है, अंडर 17 है और वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप है। आयोजित कहाँ हुई? एथेंस के अंदर। एथेंस कहाँ पे है? यूनान के अंदर। ग्रीस कह सकते हो आप, ग्रीक कह सकते हो, यूनान कह सकते हो। पुराना नाम ग्रीस था और एथेंस आपको पता है कि कला की राजधानी मानी जाती थी। यहाँ पे 28 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में ये चैंपियनशिप आयोजित हुई। इसके विजेता के तौर पे देखते हैं तो अमेरिका और भारत की जहां तक बात है तो भारत के अंदर टोटल भारत ने यहाँ पर 9 पदक जीते, 4 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 कांस्य पदक। राजस्थान का इसमें क्या योगदान है? 1 गोल्ड का है और 1 कांस्य पदक का है। अश्विनी बिश्नोई ने 65 किलोग्राम में गोल्ड जीता, जो भीलवाड़ा से रिलेटेड है, और कोमल वर्मा ने जो कि सीकर से हैं और इन्होंने कांस्य पदक जीता। ये 49 kg में है और अश्विनी बिश्नोई 65 kg कैटेगरी में आते हैं। तो ये प्रश्न आते हैं आजकल और छोटी छोटी चैंपियनशिप ही पूछी जाती है, तो बहुत बड़ी चैंपियनशिप है। तो अश्विनी बिश्नोई का नाम याद रखना, कोमल वर्मा का नाम याद रखना, इनके भार वर्ग 65 और 49 भी याद रखना, और ये कुश्ती चैंपियनशिप के हैं और इन्होंने अंडर 17 में आपके गोल्ड और कांस्य जीते। भारत ने 9 पदक जीते, राजस्थान के खिलाड़ियों ने 2 पदक जीते। ठीक है, इसके अलावा और क्या तथ्य हो सकता है इसमें? अश्विनी बिश्नोई राजस्थान की पहली महिला पहलवान जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था। 2 वर्षों में इंटरनेशनल स्तर पर इन्होंने 5 गोल्ड जीते हैं। 5 मुकाबलों में कोई अंक नहीं खोया इन्होंने।
पहले मुकाबले में अल्जीरिया की पहलवान को 10-0 से हराया। तकनीकी आधार पर जीत गए। इनके कोच कल्याण बिश्नोई हैं, जो शिव व्यायामशाला पुर में चलाते हैं। आप सोचिए कि 5 मुकाबलों में एक भी अंक नहीं दिया ओपोनेंट्स को। तो अश्विनी बिश्नोई का थोड़ा ध्यान रखना और कोमल वर्मा का भी ध्यान रखना। दोनों ने है वो गोल्ड, एक ने गोल्ड जीता, कोमल वर्मा ने कांस्य पदक जीता है। सेंट्रल इंडिया स्लैम स्क्वैश चैंपियनशिप, ठीक है, स्क्वैश चैंपियनशिप का प्रश्न है ये। इसका आयोजन हुआ है इंदौर के अंदर। ये मध्य भारत की स्क्वैश है। राजस्थान का प्रदर्शन कैसा रहा इसमें? दिव्यांशी जैन ने गर्ल्स अंडर 13 वर्ग में फाइनल में महाराष्ट्र की शनाया राय को हराया। फाइनल में हराया मतलब गोल्ड जीता है। और सुभाष चौधरी ने अंडर 19 में फाइनल में महाराष्ट्र के रचित शाह को पराजित किया। साफ बात है कि दोनों ने गोल्ड जीते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा प्रभाव बाजोरिया ने बॉयज अंडर 13 में तीसरा स्थान, धौर्य गोगिया ने बॉयज 13 में चौथा स्थान। तीसरे चौथे वाले तो नहीं पूछेंगे आपको। गौरवी अजमेरा ने चौथा स्थान। बट हाँ, दिव्यांशी जैन और सुभाष चौधरी का नाम आप याद रखना, दोनों गोल्ड मेडलिस्ट हैं, क्योंकि फाइनल में इन्होंने महाराष्ट्र के खिलाड़ियों को पराजित किया। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? इंदौर के अंदर हुआ है। पुरुषोत्तम दास पुरोहित स्मारक डाक टिकट जारीकर्ता कौन है? डाक विभाग है। घोषणा किसने की है? राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े द्वारा की गई। ये पाली जिले के बसंत गांव के निवासी थे, सुमेरपुर के। 1931 में मुंबई में जाके इन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर लिया था। जीवन भर समाज सेवा करी और अब इनके नाम का पुरस्कार है वो पुरुषोत्तम स्मारक टिकट जो है वो जारी किए पुरुषोत्तम दास पुरोहित के नाम से। तो इन्होंने हमेशा से समाज सेवा, शैक्षणिक उत्थान और सांस्कृतिक जागरूकता में सक्रिय रहे हैं। ये राजस्थान में नया जल संचयन मॉडल, ठीक है। नया जल संचयन का क्या मतलब है? मतलब सिंपल सा बात है कि जो बरसात का जल आता है उसे हम नया जल मानते हैं। उसके संरक्षण और उसके स्टोरेज की जो बात है वो इसमें आती है। तो राजस्थान के जो शुष्क भाग हैं, जयपुर के कुकस गांव में 50 जलवायु अनुकूल कृषि तालाबों के माध्यम से 10 करोड़ लीटर वर्षा जल का संचयन किया गया। आईआईटी खड़गपुर की पूर्व छात्रा और नीति आयोग की पूर्व अधिकारी विप्रा गोयल इस पहल का नेतृत्व कर रही है। उन्होंने दौसा में ये अभियान चलाया था। जयपुर के आमेर ब्लॉक में कुकस गांव में इसको मॉडल को लागू किया। ये पहल दूसरा स्थान है। पहले दौसा में सफलता प्राप्त की, फिर कुकस में सफलता प्राप्त की। दौसा में 250 कृषि तालाबों के निर्माण के आधार पर यह काम किया गया था। तो ये नया मॉडल है। भविष्य में इसको पश्चिमी राजस्थान, स्पेशली जैसलमेर, बाड़मेर और इन क्षेत्रों में जहां बारिश कम होती है वहां पे भी संभावना है कि ये लोग आगे इसको भी लागू कर पाएंगे। तो ये शुरुआत कहाँ से होती है? दौसा से होती है। फिर कुकस में इन्होंने इस तरह से ऐसे तालाब बनाए जहां पे वर्षा का जल अच्छे से संचयन किया जा सके। इस पहल में प्रत्येक किसान की 5% भूमि पर सुरक्षित बाड़ के साथ 10 फुट गहरे और प्लास्टिक से बने तालाबों का निर्माण करना भी शामिल है। सिंपल सा पॉइंट है। तालाब प्लास्टिक से बनने का मतलब ये कि जो तालाब बनेगा ना, उसके तल के ऊपर प्लास्टिक डाल दिया जाएगा ताकि वाटर जो है वो अंदर रिस्क के नहीं जाए, लंबे समय तक रह सके। इस पहल के तहत जिसके अब तक 50 तालाब बनाए जा चुके हैं। 25 और तालाबों के निर्माण की योजना है और 50,000 ग्रामीणों को दीर्घकालिक लाभ मिलने की उम्मीद है। तो ऐसी योजना है, काफी ठीक योजना है। ट्रेवल पोर्टल मेक माई ट्रिप की सूची जारी। मेक माई ट्रिप ने हमेशा क्या करता है, जब भी कोई व्यक्ति घूमने जाते हैं तो जनरली अपने ट्रिप करते हैं, तो मेक माई ट्रिप वेबसाइट पे सारा कुछ रहता है। तो उन्होंने वहां से जितने भी ऑर्डर हुए उसके बेस पे उन्होंने राजस्थान के 4 शहर जो है उनको रैंकिंग दी है। उनकी रैंकिंग में उदयपुर उनकी रैंकिंग में 7वें स्थान पे है। उसके बाद लोग करते हैं जोधपुर का 8वें स्थान पे, फिर माउंट आबू का 26वें स्थान पे और जयपुर आपके 27वें स्थान पे रहा। मिस टीना दीवा 2025 ये दिव्या वाधवा रही है। सीतापुर जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। राजस्थान में पढ़ाई विद एआई कार्यक्रम। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई के साथ में पढ़ाई करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है
और इसका आरंभ जो है वो कहाँ से होता है? टोंक जिले से। एआई आधारित शैक्षणिक कार्यक्रम से सरकारी स्कूलों के परिणामों में सुधार का। इसका नाम है पढ़ाई विद एआई। ठीक है, मतलब एआई के साथ में अध्ययन। अब एआई के साथ में क्या अध्ययन करेंगे? एआई ने आप सभी विद्यार्थियों का, हम सबकी क्रिएटिविटी खत्म कर दी। बच्चे सीधे एआई में जाते हैं, कोई भी सवाल करो एआई में डाल दिया, ये सीधे उत्तर आ जाते हैं। खुद करके सीखना भूल गए। जितनी आप खुद करके नहीं करोगे उतना आप पिछड़ते जाओगे। होना ये चाहिए कि करके सीखा जाए, जबकि हो ये रहा है कि हम डाल देते हैं दूसरे के ऊपर और एआई पे हम भरोसा करते हैं। कोशिश ये करिए कि आप खुद करके सीखिए, चीज़ों को तलाशिए, चीज़ों को ढूंढिए, क्योंकि जब तक चीज़ों को नहीं समझोगे तब तक आज की स्थिति में परीक्षाओं को क्लियर करना बड़ा मुश्किल काम है। और खुद करके सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। क्या विशेषता रहेगी? इसमें डिजिटल शिक्षा दी जाएगी, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समावेशन रहेगा। छात्रों की स्वयं गति से सीखने की सुविधा भी रहेगी। अभ्यास, ड्रिल, व्यक्तिगत शिक्षण रहेगा। पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों का अभ्यास क्या करेंगे? बच्चे उस प्रश्न को एआई में डालते, एआई सीधा सॉल्यूशन करके दे देता है। बच्चों को होमवर्क देते हैं और वो बच्चे क्या करते हैं? उस होमवर्क के प्रश्न को एआई में डालते, आंसर आता है, आंसर लिख लेते हैं। एआई का इतना बढ़िया यूज किया जा सकता है। हम लोग करते हैं ना, कई बार पढ़ाते हैं तो कोई डाउट आता है तो हम एआई पे जाते हैं, उसका पूरा परीक्षण करते हैं और एआई से अच्छी चीजें मिल जाती है, हम उसको नोट कर लेते हैं। ऐसे नहीं करते कि होमवर्क भी बच्चों का एआई से करवा दें, वो फिर गलत हो जाता है। गणित पर विशेष फोकस। कक्षा 10 के लिए 3 महीने की कार्य योजना भी इसमें शामिल है। तो ये पढ़ाई विद एआई कार्यक्रम है। बीज महोत्सव 2025, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात की आदिवासी सीमा जो है उसमें आयोजित किया गया और 4 दिवसीय उत्सव था। इसमें स्वदेशी बीजों के पारंपरिक और पारिस्थितिकी महत्व पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जितने भी, देखो, बीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बीज की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा कि प्रोडक्टिविटी कैसी होनी है। तो देश भर में जो बीज है उनका प्रदर्शन किया गया, संरक्षण की तकनीकों का प्रसार किया गया। दुर्लभ और विस्मृत बीजों को पुनर्जीवित करने का प्रयास भी किया गया, जिसमें जैसे कुछ बीजों के नाम मैं बताता हूँ। अनाज, दूध मोगर, काली कामोद, ढिमरी। फल के जंगली आम, आकोल, टिमरू के बीज। मतलब कुछ दुर्लभ और भुलाए जा चुके बीजों का यहाँ पर प्रदर्शन किया। बीज मित्र और बीज माता सम्मान भी स्थानीय लोगों को दिया गया और इसमें कई सारी सहयोगी संस्थाएं थी। वागड़ धारा, आदिवासी स्वराज संगठन, ग्राम स्वराज समूह, सक्षम समूह, बाल स्वराज समूह, ये सब मिलके इस कार्यक्रम का आयोजन किए थे। ट्विन सिटी प्रोग्राम, ट्विन का मतलब 2। जोधपुर के अंदर पाली क्षेत्र और कांकाणी क्षेत्र, इन दोनों को मिला के ट्विन सिटी प्रोजेक्ट लाया गया है और इस प्रोजेक्ट के अंदर आपके कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो यह नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत चुना गया है और इसमें दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत इसमें प्रोजेक्ट बनाया जाएगा और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इसको मंजूर किया है। इसको विकसित करने का काम रिको करेगा। ठीक है। डीएमआईसी क्या है? आपको पता है कि दिल्ली से मुंबई के बीच में जो रेल पटरियां बन रही हैं, ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। ये तो फ्रेट कॉरिडोर है, पटरियों को तो फ्रेट कॉरिडोर बोलते हैं। इसके दोनों तरफ उद्योग लगेंगे, ये कहलाएगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसे हम डीएमआईसी बोलते हैं। और इस डीएमआईसी के तहत ये 2 शहर आ रहे हैं, रोहित क्षेत्र और कांकाणी क्षेत्र। इसको ट्विन सिटी कहा गया है। यहाँ पर पहले चरण में 465 करोड़ की स्वीकृतियां दी गई है और पहले फेज में इन्होंने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, कमीशनिंग, ऑपरेशन व मेंटेनेंस जैसे काम है वो शुरू किए गए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, भूगोल में भी पूछा जा सकता है, इकोनॉमी में भी पूछा जा सकता है, करंट में भी पूछा जा सकता है। मेघोत्सव, ठीक है, ये 2-3 अगस्त 2025 को कहाँ पे? जयपुर में आयोजित हुआ और इसमें
कबीर सूफी गायक मुरालाल मरवाड़ा, जो आपने देखा होगा बड़ी मूंछ है दाढ़ी वाले जो है वो, उन्होंने कबीर वाणी को अपनी विशिष्ट लोक सूफी शैली में प्रस्तुत किया वहां पे। इसका आयोजन किसने किया? संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के जो उत्तरी सांस्कृतिक क्षेत्र है, जो उसका मुख्यालय पटियाला में है, उसके द्वारा पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर और जवाहर कला केंद्र और राजजीविका की सहायता से इसको आयोजित किया गया था मेघ उत्सव। और भी कई सारे उत्सव आयोजित हुए। तीज उत्सव जयपुर में आयोजित हुआ, सावन श्रृंगार जयपुर में हुआ, चेटीनाड जयपुर में हुआ है, मल्हार जयपुर में हुआ है, श्रावण कुंभ महोत्सव सलूम्बर में आयोजित हुआ है। ठीक है, कई सारे ऐसे उत्सव हैं जो ये भी पूछ लिए जाते हैं कई बार, जुलाई अगस्त में आयोजित हुए थे। ईश्वरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास, ये परियोजना है लालसोट के अंदर। ठीक है, इसका शिलान्यास किसने किया? मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने किया। और डूंगरपुर गांव में इसका शिलान्यास हुआ। लालसोट विधानसभा में एक डूंगरपुर गांव है, डूंगरपुर जिला अलग है, इस विधानसभा का एक गांव अलग है। इस परियोजना से लगभग 6.27 लाख लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा और 120 करोड़ रुपए से अधिक के अन्य कार्य भी इसमें शामिल है। ठीक है, 350 करोड़ की लागत, ये 50 करोड़ 300 करोड़ ये आपसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे। हाँ, स्टार्टिंग की जो ये 4 बातें हैं ये आपको ध्यान से याद रखनी है, क्योंकि अक्सर यही पूछी जाती है कहाँ पे है और कितने लोगों को फायदा होगा, उद्देश्य क्या है यहाँ पे, बस इतना सा हमें ध्यान रखना है। मुंशी प्रेमचंद साहित्य सम्मान, अभी मुंशी प्रेमचंद की 145वीं जयंती मनाई गई और इसी के अवसर पर जो कृषि केंद्र है दुर्गापुर में, वहां पर आभा काम संस्था के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। और इसमें सम्मान किसको दिया? राजकुमार को दिया, लालसोट के हैं, टीकाराम राजवंशी को दिया, टोंक के हैं, और जगमोहन सक्सेना को दिया जो कि बीकानेर के हैं। उन्हें यह सम्मान कविता श्रेणी में दिया गया और उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। वर्ष 2024 में सम्मान डॉक्टर राजीव सक्सेना को दिया गया था और कविता श्रेणी 2 में जयपुर के जगदीश मोहन रावत को प्रथम पुरस्कार इस समय दिया गया। ये मुंशी प्रेमचंद साहित्य सम्मान है। राजस्थान में राइफल और मशीन गन का निर्माण। ठीक है, अब आप पता है कि जब 2014 से बीजेपी की सरकार आई है तब से मेक इन इंडिया पे बात की जा रही है। मेक इन इंडिया का मतलब है भारत के अंदर ही निर्माण कार्य करना, और भारत के अंदर निर्माण कार्य करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी यही होना चाहिए। तो मेक इन इंडिया राइजिंग राजस्थान के तहत राजस्थान में 1500 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा परियोजनाएं स्वीकृत की गई। इसमें ये राइफल और मशीन गन का निर्माण करवाया जाएगा, क्योंकि देश को डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर होना जरूरी है। जोधपुर और जयपुर में गन के पुर्जों का निर्माण होगा। बोरानाडा में बेल्ट निर्माण और विकेंद्रीकृत आपूर्ति प्रणाली स्थापित की जाएगी। इसके अलावा स्नाइपर राइफल वगैरह ये सारे यहाँ पे बनेंगे। कहाँ पे? जोधपुर और जयपुर के अंदर ये काम किया जाएगा। ये इकाइयां आबादी से 8-10 किलोमीटर दूर की स्थापित की जाएगी। भूमि आवंटन अलग से किया जाएगा और साथ में ये एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है, काउंटर रॉकेट है, आर्टिलरी मोर्टार सिस्टम है, ये भी यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। ये अभी भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव की स्थितियां उत्पन्न हुई थी उसके बाद ये निर्णय लिए गए थे कि इन क्षेत्रों में हथियार सप्लाई जल्दी हो, इस हेतु ये प्रयास किए जाएंगे। रणथंभौर में अवैध खनन जो हुआ था बीच में, आपको पता होगा, रणथंभौर का जो टाइगर रिजर्व है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाने के आदेश दे दिए हैं। और यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं उनको उनकी संख्या को नियंत्रित करने के लिए भी जिला कलेक्टर के नेतृत्व में एक 3 सदस्यीय कमेटी भी बैठी है। क्योंकि अभी क्या हुआ था कि रणथंभौर के अंदर उलियाना गांव में लगभग 150 हेक्टेयर भूमि पर भारी मशीनरी से अवैध खनन शुरू हो गया था और ये निर्माण त्रिनेत्र गणेश मंदिर के पास में होटल्स वगैरह बनने शुरू हो गए थे। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में कोई गया है, याचिका लगाई है PIL, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है। तो इसमें प्रश्न क्या आ सकता है, उनियाना गांव क्यों चर्चित है, ऐसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस बाघ अभयारण्य के अंदर आपके सुप्रीम कोर्ट ने खनन पर प्रतिबंध लगाया, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 91वीं जूनियर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप तैराकी प्रतियोगिता
अहमदाबाद में आयोजित हुई 3 से 7 अगस्त 2025 को। राजस्थान की तरफ से 17 सदस्यों ने भाग लिया। कितने? 17 सदस्यों ने, जिसमें आपके ग्रुप ए और ग्रुप बी बॉयज में 7 खिलाड़ी थे और 10 लड़कियां थी ग्रुप ए और ग्रुप बी के अंदर। इसमें साहिल गुप्ता ने कांस्य पदक जीता 200 मीटर बटरफ्लाई में, और ये टाइमिंग ली है उन्होंने 2 घंटे 2 मिनट 8 सेकंड। और राजस्थान तैराकी संघ के अध्यक्ष कौन है? अनिल व्यास। तो इस पूरी चैंपियनशिप में, नेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान को ये साहिल गुप्ता का एक पदक मिला है, कांस्य पदक। खैरथल तिजारा का नाम बदल दिया गया है। खैरथल तिजारा जिले का नाम अब बरतरी नगर कर दिया है। ठीक है, राजा बरतरी हुए थे और प्रस्ताव 7 अगस्त को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यालय अब इस पूरे बरतरी जिला नगर का जो मुख्यालय होगा वो भिवाड़ी में होगा। पूर्व आईएएस अधिकारी ललित के परमार, जो कि आरपीएससी की सेक्रेटरी रहे, उनकी अध्यक्षता में गठित इकाई की सिफारिश के बाद ये निर्णय लिया गया। तो ये भिवाड़ी आप याद रखना। और हम जब इतिहास संस्कृति पढ़ते हैं तो राजा बरतरी पे भी बहुत डिटेल से बात करते हैं। वो यहाँ विषय हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि वो विषय इतिहास का है। अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है कि खैरथल तिजारा का नाम वर्तमान में क्या है? बरतरी नगर, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? भिवाड़ी के अंदर। जल जीवन मिशन, जल जीवन मतलब हर घर नल, हर घर नल वाला ये मिशन है। और 12.44 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से जल की सुविधा देना है। 56% राजस्थान कवर हो रहा है। 2028 तक हर घर जल कनेक्शन दिया जाएगा। ये योजना जो है वो आपके 2019 से चल रही है। इस समय काफी अच्छे मोड में काम कर रही है ये। प्रखर सिंघवी, ये प्रश्न पूछा जाने योग्य है। ये कोपरनिकस गणित ओलंपियाड एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है। इसमें गणित, विज्ञान और खगोल शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें इन्होंने प्रथम रैंक हासिल की है, इंटरनेशनल रैंक फर्स्ट प्राप्त की है। और इस उपलब्धि के चलते न्यूयॉर्क में 6 दिवसीय स्पॉन्सर्ड है, 6 दिवसीय ग्लोबल राउंड में भाग लेने का भी इनको अवसर प्राप्त होगा। ठीक है, तो प्रखर सिंघवी उदयपुर के हैं, तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना। राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना 2011, इसमें क्या है कि अपराध के पीड़ित जो होते हैं, अपराध के बाद में कोई क्राइम हो गया, उसके बाद में पीड़ित पक्ष तो एक होता ही होता है। पीड़ित या उनके आश्रित, कोई मर गया तो उसके बाद उसके ऊपर जो आश्रित थे उनका चिकित्सा व्यय, उनका पुनर्वास और अंतिम संस्कार लागत के लिए यह योजना लाई गई है। इसमें 14.25 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है और इसको ये SLS और DLS राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा संचालित किया जाएगा। ये योजना बहुत जरूरी भी है। कोई व्यक्ति मर गया, घर पे गरीब आदमी है, कोई है नहीं पीछे, तो उसका अंतिम संस्कार भी कौन करे, उसके लिए भी आर्थिक संकट आ जाता है। तो इस हेतु ये योजना लाई गई है। ये केवल वे पीड़ित ही पात्र होंगे जो अन्य योजना से मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ हो। और ये सारे कानूनी आधार है। संविधान का अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की बात करता है और इसके बेस पे ही इन्होंने सालसा और डालसा ने, मतलब SLS और DLS ने इसकी रिकमेंडेशन दी है। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, मैंने आपको कई बार बताया है कि विश्वकर्मा को वे लोग देवता मानते हैं जो स्किल की दुनिया में है, जो कला की दुनिया में है, सुथार हो चाहे वो आपके लुहार हो, ऐसे वर्ग, ऐसी कम्युनिटीज जो क्रिएटिव काम करती है, बेहद क्रिएटिव सृजनशील काम करती है, जो स्किल्ड में होते हैं, है ना, उन सभी को विश्वकर्मा वो मानते हैं। तो विश्वकर्मा से सीधा सीधा मतलब ये होता है कि ये स्किल्ड पर्सन लोग हैं। ये 23 अगस्त 2025 को इसका अनुमोदन हुआ और 18 से 45 वर्ष के जो युवा है वो कोई नया उद्यम अगर स्थापित करते हैं या फिर पुराने उद्यम को विस्तार देते हैं तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए योजना लेके आए हैं। और इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि स्वरोजगार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। नए उद्यम स्थापित करने वाले का मैटर है 18 से 35। राजस्थान के स्थायी निवेश होने चाहिए और इन लोगों को आपके विशेष शिल्पकारों को अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। क्या लाभ मिलेंगे? देखिए,
इनको 2 करोड़ तक के लोन अधिकतम दिए जा सकेंगे और ब्याज 8% ब्याज सब्सिडी मिलेगी। मतलब अगर 10% के हिसाब से लोन लिया है तो उसके केवल 2% ही ब्याज लगेगा, 8% गवर्नमेंट देगी। और अगर कोई SC ST या दिव्यांग उद्यमी है तो 1 करोड़ से अधिक के ऋण पर केवल 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान और मिलेगा, मतलब 9% मिलेगा। और अगर वो 9% पे लोन लिया तो उसके लिए लोन फ्री है एकदम। मार्जिन मनी भी दी जाएगी उसको 25% के आसपास, मतलब 5 लाख रुपए और उसको सहायता भी दी जाएगी इसकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये राजस्थान सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जो राजस्थान @ 2047 विजन को फॉलो करेगी और इसको उद्योग और वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा क्रियान्वयन किया जाएगा। तय बात है, उद्योग मंत्रालय करेगा इसको। और ये ऋण बैंकों के माध्यम से प्राप्त होगा, ये बात भी फिक्स है, इसमें भी कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं। याद करने का जो बिंदु है वो ये है, ठीक है, ये बिंदु है वो याद करने का। साथ में आपको ये पॉइंट है वो थोड़ा ध्यान रखना है। संस्कृत दिवस समारोह 8 अगस्त 2025 को मनाया गया राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर RU में। इसके संयोजक प्रोफेसर ज्योत्सना वशिष्ठ थे, विभागाध्यक्ष HOD संस्कृत। और इसमें मुख्य वक्ता के रूप में राधा वल्लभ त्रिपाठी को बुलाया गया। बाकी इसमें याद करने जैसा कुछ नहीं है। हाँ, इतना सा ध्यान रखना कि संस्कृत दिवस समारोह RU में मनाया गया। नॉलेज एनहेंसमेंट प्रोग्राम, एनहेंसमेंट का मतलब होता है वृद्धि करना। किसानों की जानकारी और क्षमताओं में वृद्धि हेतु उनको विदेशी भ्रमण पर भेजना है और उनको प्रशिक्षण देना है ताकि खेती किसानी की उनको नॉलेज एनहेंसमेंट हो, नॉलेज वृद्धि हो। इसके तहत टोटल 100 किसानों को नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राजील, ये सारे कृषक देश हैं, यहाँ इनको भेजा जाएगा ताकि ये यहाँ से सीख सके। 7 दिन के लिए ये बाहर रहेंगे। नवंबर 25 से मार्च 2026 के बीच में इनको बाहर भेजा जाएगा। ये कहलाएगी नॉलेज एनहेंसमेंट प्रोग्राम। काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आने योग्य है परीक्षा में, इसका विशेष तौर पे ध्यान रखें आप। CAPM मिलन समारोह, ये रेवासा धाम में आयोजित किया गया। 9 दिवसीय सम्मेलन था। रेवासा पीठाधीश की प्रथम स्मृति में इसको आयोजित किया गया। राजस्थान रोडवेज को पुरस्कार दिया गया है। हालांकि रोडवेज को किस बात का पुरस्कार दिया ये मेरी समझ से बाहर है, फिर भी हम पढ़ेंगे क्योंकि हमें पढ़ना पड़ेगा। उपलब्धि क्या है? बसों की बेहतर मॉनिटरिंग और नई तकनीकी से 1 वर्ष में 9 लाख लीटर डीजल की बचत हो गई है। तो 8 करोड़ के आसपास का इनको आर्थिक लाभ हुआ है। तो इसलिए इनको स्कॉच ऑर्डर ऑफ द मेरिट अवार्ड दिया। ये अक्टूबर 24 से मार्च 25 के बीच की बात है। इन्होंने कई सारे व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाए हैं, मॉनिटरिंग की है, ड्राइवरों को डीजल बचत की ट्रेनिंग दी है, बसों का एवरेज बढ़ाया है। इस वजह से इनको इस प्रकार के पुरस्कार जो है वो दिए हैं। बाकी रोडवेज की स्थिति आप और मेरे से अछूती नहीं है, फिर भी रोडवेज के ऊपर अभी भी बहुत काम करने की आवश्यकता है। MST प्रोडक्टिविटी अवार्ड, ठीक है, समाधान पोर्टल पर राजस्थान की रोडवेज से संबंधित शिकायतें की जा सकती है और इस हेतु अच्छा ये जो अवार्ड दिया गया है उस अवार्ड में एक ये पॉइंट भी है, समाधान पोर्टल जो कि रोडवेज की शिकायतों के लिए इसका शुरुआत की गई ताकि त्वरित समाधान किया जा सके। प्रोफेसर नंद किशोर पांडे, ठीक है, ये हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के कुल गुरु बनाए गए हैं। आप कुल अधिपति कह सकते हो। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? ये सारे कुलाधिपति हैं, अभी वर्तमान में नियुक्त किए हैं। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय का रमेश चंद्रा को किया है, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर के प्रमोद येवले को, और पशु चिकित्सा पशु विज्ञान जोबनेर के त्रिभुवन शर्मा को, कोटा विश्वविद्यालय के भगवती प्रसाद शाश्वत को, बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अखिल रंजन गर्ग को, और RU के जो है वो अल्पना कटेजा को, और मोहनलाल सुखाड़िया के सुनीता मिश्रा को। सुनीता मिश्रा भी चर्चा में भी रही थी, उन्होंने औरंगजेब को एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में बोला था, तो इस वजह से अभी सुनीता मिश्रा के ऊपर काफी विवादित बयान देने का आरोप भी है इस समय। तो ये प्रश्न अभी कुछ सेकंड ग्रेड में भी, 4th शायद D ग्रुप में प्रश्न पूछा भी था ये, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। पहला सेक्स सॉर्टेड सीमन बैंक बस्सी में स्थापित किया
जिसका उद्देश्य जोराराम कुमावत द्वारा शुभारंभ किया गया। मादा बच्चियों की जन्म की संभावना को बढ़ावा देना। अब इसमें क्या होता है कि वो आपके क्रोमोसोम में छेड़छाड़ करते हैं और कुछ नहीं है। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना ताकि मादा बच्चियां ज्यादा हो। नर पशुओं की अधिकता पर नियंत्रण लाना है, ठीक है, और इस वजह से ये सेक्स सॉर्टेड मशीन है। उत्पादन क्षमता सालाना 10 लाख सेक्स सॉर्टेड सीमन डोज किए जाएंगे। ये डोज के बाद में संभावना ये रहेगी कि मादा बच्चियां पैदा होगी, नर नहीं पैदा होंगे। मादा जितनी अधिक होगी उतना दुग्ध उत्पादन अधिक होगा, सीधी सी बात है। गोबर से बायोगैस और बायो फर्टिलाइजर उत्पादन, ठीक है, ये तो ठीक है, एनडीडीबी और आरसीडीएफ के बीच में समझौता हुआ है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना 12,000 करोड़ की योजना है 7 वर्षों के लिए, और शहरों के अंदर समावेशी विकास करना, सीवरेज, ड्रेनेज वगैरह, ये सारी व्यवस्थाएं करना। नाम से पता चल रहा ना, शहरी विकास योजना। तो शहरों का विकास कैसे होगा? ये शहरों की गंदगी अगर दूर करके शहरों को व्यवस्थित कर दें तो शहरों का विकास वैसे ही हो जाता है। तो इस हेतु 7 वर्षों में ये काम करना है। 12,050 करोड़ की ये योजना लाई गई है। राष्ट्रीय वैदिक संस्कृति प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित हुई? ये संस्कृत दिवस के अवसर पर आयोजित की गई थी, और यह विश्व गुरु दीप आश्रम शोध संस्थान और राजस्थान शिक्षक प्रशिक्षण विद्यापीठ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुई थी। तो ठीक है, इसका तो बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन अलर्ट। अब देखो ये प्रश्न कैसे आता है कि ऑपरेशन अलर्ट किसका है? बीएसएफ का है, और राजस्थान की सीमा पर किया गया। 11 से 17 अगस्त 2025 को किया गया। रग्बी फुटबॉल एशिया 20 चैंपियनशिप 2025 बिहार में आयोजित हुई। कहाँ पे? बिहार में 9-10 अगस्त 2025 को। और इसमें चूंकि ये एशियन 20 है तो एशिया की कई सारी टीमों ने भाग लिया। इसमें भारत ने कांस्य पदक जीता था। राजस्थान के खिलाड़ियों में मुस्कान पिपलोदा और भूमिका शुक्ला की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसमें बाड़मेर की खिलाड़ी भी थी, यहाँ पे सुशीला खोत बरुटिया की है। इसने अंडर 18 रग्बी में चयन हुआ। चीन में होने वाले एशिया कप में ये भाग लेने वाली है, तो ये सुशीला खोत का भी आप ध्यान रखना। ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी, जैसे हम DRL कह रहे हैं, ये जो सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय है वहाँ पे ये स्थापित की गई है, और इसके लिए तकरीबन 6 करोड़ रुपए के उपकरण लाए गए हैं, ठीक है। इसमें रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। कौन सी? हर्बल मेडिसिन, ठीक है, इनकी रिसर्च को काफी बढ़ावा मिलेगा। पुलिस पदक, राष्ट्रपति पुलिस पदक आपके किसको दिया है? VK सिंह को। ये SOG के इंचार्ज हैं और पेपर लीक मामले में काफी बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी SI भर्ती हो, चाहे आपके वन रक्षक वनपाल वाला मैटर हो, चाहे वो आपके पिछले बहुत सारी परीक्षाओं की जांचें इनके पास में है और काफी अच्छा काम कर रहे हैं। इस हेतु उनको राष्ट्रपति पुलिस पदक 2025 में से सम्मानित किया गया। संस्कृत सेवा सम्मान, ठीक है, ये संस्कृत सेवा सम्मान जो है जयपुर के अंदर जगत गुरु शंकर रामानंदाचार्य जो विश्वविद्यालय वहां पे दिया गया, और इसमें 4 विद्वान सम्मानित हुए। अर्चना भार्गव, अशोक कुमार झा, मधुबाला शर्मा और विजय कुमार दादिच। ये सारे प्रोफेसर हैं और इनको सम्मानित किया गया। 7वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित हुई? बेंगलुरु में। पैरा ओलंपिक एथलेटिक्स है, पैरा मतलब जिसमें दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेते हैं। रजत पदक जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ी इसमें कौन थे? संदीप चौधरी भाला फेंक में, सुनील साहू 400 मीटर में, और अर्जुन जांगिड़ लंबी कूद में थे। और स्वर्ण पदक सुंदर गुर्जर ने जीता भाला फेंक, महेंद्र गुर्जर ने भाला फेंक में, और कैटेगरी अलग अलग है। प्रवीण ने भी भाला फेंक में जीता है, खुशबू गिल ने गोला फेंक में, और जगवीर सिंह ने व्हील चेयर रेस में जीता है। तो इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ये राजस्थान का प्रदर्शन रहा। 79th राज्य स्तरीय संविधानता दिवस समारोह का आयोजन जोधपुर में किया गया, बरकतुल्ला खान स्टेडियम में, और संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह इसकी मुख्य अतिथि रही। राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, ये राजीव गांधी क्रिकेट क्लब के द्वारा दिया जाता है और सालाना देते हैं जनरली ये। इस बार ये किसको दिया है? संजय व्यास को, ठीक है। इसकी चयन समिति में विनोद माथुर, मोहम्मद असलम और गौरव शर्मा थे। राजस्थान क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए
सम्मान को दिया जाता है। ठीक है। संजय व्यास रणजी टीम के पूर्व कप्तान, सीनियर सेलेक्टर, जिन्होंने राजस्थान के लिए 30 प्रथम श्रेणी के मैच भी खेले थे, इसलिए उसको यह अवार्ड दिया गया। स्वतंत्रता दिवस 2025 में कई सारे लोगों को बुलाया जाता है। 3 सरपंच जो है वो लाल किले की विशिष्ट अतिथि बनी। किस लिए? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ODF प्लस करने के लिए, और साथ में जल जीवन मिशन में बढ़िया काम करने के लिए। ODF प्लस में क्या है? ODF में आता है ओपन डिफेक्शन फ्री, जिसमें शौच से मुक्त गांव। प्लस में क्या आता है कि शौच से मुक्त गांव के साथ साथ अपशिष्ट वगैरह उसका निस्तारण भी हो, तो उसे हम ODF प्लस कहते हैं। ये जो आपके अमृत 2.0 वगैरह है उसकी योजना आ जाती है। इसमें बढ़िया काम किया था। किस किस ने? श्रीमती कुसुम सिंह ने किया है एक तो, दूसरा रेखाबाई, और तीसरा गीता देवी ने। ये कहाँ की है? ये राहर ग्राम डीग में है, ये गडेपान कोटा में है, और ये पटेल चाली ग्राम जोधपुर में है। तो इन तीनों को आप दिमाग में रखना थोड़े समय तक, क्योंकि पूछने योग्य प्रश्न है। राज्य का सर्वश्रेष्ठ सरपंच अवार्ड, राज्य स्तरीय एट होम समारोह जो मेहरानगढ़ में हुआ था, उसमें दिया गया किसको? दिव्यांश भारद्वाज को दिया गया। ये स्विट्जरलैंड से MBA करने के बाद यहाँ के सरपंच बने हैं। अवार्ड राज्य का सर्वश्रेष्ठ सरपंच अवार्ड दिया गया दिव्यांश भारद्वाज को। केंद्रीय गृह विभाग राजस्थान के अफसरों को राष्ट्रपति पुलिस पदक दिए गए, और इसमें भंवर सिंह और नरेंद्र सिंह। भंवर सिंह कंपनी कमांडर है RAC के, और नरेंद्र सिंह SI है क्राइम ब्रांच के। तो ये 2 अफसरों को राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया, 16 अफसरों को सराहनीय दिया। तो ये 2 पुलिस पदक जो है ना, ये राष्ट्रपति पदक, ये ध्यान रखना। इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप थाईलैंड में आयोजित हुई। कब? 8 से 10 अगस्त 2025 को। इसमें मुस्कान कोठात्या ने अंडर 17 में 49 kg में गोल्ड मेडल जीता। ठीक है। तो मुस्कान कोठात्या का ध्यान रखना, ये स्पोर्ट्स में सवाल पूछा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है कि माही डैम और जवाई डैम को जोड़ने की परियोजना। तो माही बांध और जवाई बांध को जोड़ने का काम किया जाएगा। 7,000 करोड़ की लागत आएगी, क्योंकि दोनों में काफी दूरी है, तो ये आसान काम भी नहीं है। अगर ये जुड़ जाते हैं तो निश्चित तौर पे पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर को लाभ पहुंचना तय है। उदयपुर, जोधपुर को भी पेयजल की और इनकी फायदा मिल जाएगा। लगभग 16,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई प्राप्त हो जाएगी, और इसकी तकनीकी स्वीकृतियां मिल चुकी है। अब होगा क्या इसमें? ये पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों को मिलाने के लिए आपको पता है कि बांध बनाए जाएंगे। बांधों को फिर डैम होगा, डैम से जोड़ने के लिए नहरें बनेगी, पाइपलाइन सिस्टम बनेंगे। तो इससे क्या होगा कि बीच में आने वाला सारा एरिया जो है वो आपके पानी उनको मिलेगा, और पानी मिलने से क्या होगा कि सारे क्षेत्र का एक प्रकार से विकास हो जाएगा। इस वजह से इस योजना को जोड़ने की परियोजना शुरू की गई है। राजस्थान की डेफ शूटिंग खिलाड़ी अनुया प्रसाद, डेफ शूटिंग की खिलाड़ी अनुया प्रसाद ने जापान के टोक्यो में होने वाले ये डेफ ओलंपिक क्वालिफाई किया है। पहले इन्होंने हनोवर में भी अनुया प्रसाद ने स्वर्ण पदक जीता था, तो इस बार इनने जापान के टोक्यो में होने वाले उसके लिए गेम के लिए क्वालिफाई किया है। न्यूयॉर्क में राना डे, राना का मतलब राजस्थान एसोसिएशन फॉर नॉर्थ अमेरिका। तो वहाँ जो रहने वाले राजस्थानी, उनका संगठन है ये, जो न्यूयॉर्क में है, और 6 अगस्त 2025 को राना डे घोषित किया। ये 25 वर्ष हो गए, और राजस्थानी पर्यटन वर्ष है वहाँ पे। ठीक है। और वहाँ पे दलवीर भंडारी, महाराजा गज सिंह, मुख्यमंत्री दिया कुमारी, ये संरक्षक मंडल में है वहाँ पे। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना राना डे का। ठीक है। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना, ये फरवरी 2025 में उदयपुर में शुरू की गई। मदन दिलावर ने इसको लॉन्च किया, और सरकारी स्कूल की छात्रों को 1 लाख रुपए और 30 लाख रुपए तक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा देने की योजना है। अगर माता पिता की आकस्मिक मृत्यु पर भी होता है तो कवरेज मिलेगा। शुरुआत उदयपुर संभाग में की गई, और इसमें भागीदार कौन है? वंडर सीमेंट है, ज्यूरिक कोटक जनरल इंश्योरेंस है, SBI है, इन सब ने मिलकर इस योजना का आरंभ किया है।
तो माता पिता की मृत्यु पर भी बीमा कवरेज मिलेगा, ये बड़ी बात है इसमें। भारतीय रेलवे की पहली और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राइफल शूटिंग रेंज बना दी गई है। कहां पे बनाई है? अजमेर में। पैलिएटिव केयर योजना, पैलिएटिव मतलब असाध्य रोगों से पीड़ित मरीजों को घर पर ही देखभाल और फॉलोअप सुविधा देना। ये बहुत बड़ी अच्छी योजना है अगर ये ठीक तरीके से लागू होती है तो। विश्व आदिवासी दिवस 2025 का राज्य स्तरीय कार्यक्रम। आदिवासी दिवस आपको पता है 9 अगस्त को मनाया जाता है और इस बार इसका आयोजन सागवाड़ा डूंगरपुर में हुआ। ये आदिवासियों का केंद्र माना जाता है, बढ़िया सा। और इनकी जो थीम थी इस बार वो थी आदिवासी लोगों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिकारों की रक्षा और भविष्य का निर्माण। ठीक है। राजस्थान वन विभाग ने ऑपरेशन सिंदूर और इसमें शामिल सैन्य कर्मियों के सम्मान में नवजात ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूजों का नाम रखा है। तो जो बस्टर्ड के चूजे पैदा किए गए उनका नाम सिंदूर, व्योम, मिश्री, सोफिया, ये सारे के सारे नाम रखे गए। ठीक है। प्रोजेक्ट मन, ये CISF ने गत 3 वर्ष पूर्व शुरू हुए प्रोजेक्ट मन का असर मानसिक तनाव और अवसाद से जूझ रहे जवानों के मानसिक स्वास्थ्य पर दिखाई देने लगा है। ठीक है। तो क्या होता है कि जनरली इन फोर्सेज में जाने पर कई बार लोग परेशान भी हो जाते हैं, कई बार परिवार से दूर रहने से मेंटली उनके ऊपर काफ़ी इफेक्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से प्रोजेक्ट मन शुरू किया गया था। और जो महानगर है, क्योंकि CISF जनरली महानगरों में ही तैनात होती है, 75,000 कार्यरत 75,000 जवानों सहित उनके परिवारों को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी मदद दी जा चुकी है। और इससे क्या हुआ, आत्महत्या से जुड़ी लगभग 40% घटनाएं कम हो गई है। तो ऑपरेशन मन का मतलब क्या है कि CISF के द्वारा शुरू किया गया और इसमें मानसिक स्वास्थ्य है जवानों का, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। और इसका परिणाम क्या निकला है, पिछले 3 सालों में 40% तक सुसाइड्स कम हो गई है सेना के अंदर, मतलब CISF के अंदर। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, इसको हमने पहले भी पढ़ा है। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है बिल्कुल नया हवाई अड्डा बनाना, पुराने का उत्थान नहीं, नया हवाई अड्डा बनाना। और ये 1507 करोड़ में AII के द्वारा बनाया जाएगा। कहाँ पे? चंबल नदी के तट पे कोटा के अंदर बनाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और भूमि भी 440 या हेक्टेयर हस्तांतरित कर ली गई है और 20,000 वर्ग मीटर का टर्मिनल भी बनेगा। कोटा में नया हवाई अड्डा होगा। टाटा पावर का घर घर सोलर अभियान, नाम से पता चल रहा है। जुलाई 14 को जयपुर से इसकी शुरुआत की गई और जितने भी आवासीय घर है, इन घरों के ऊपर, छत के ऊपर, हर घर के ऊपर क्या लगाया जाएगा? सोलर पैनल लगाया जाएगा, जो काफ़ी किफ़ायती होगा। और इससे क्या होता है कि उपभोक्ता को अग्रिम राशि देकर शेष राशि आसान भुगतान किया जाएगा और सरकारी सब्सिडी भी मिलेगी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत। ठीक है ना। अब होगा क्या इसमें ये होता है कि घर की लाइट यूज होने के बाद में अगर एक्स्ट्रा बचती है तो वो आगे ग्रिड को बेच भी सकते हैं। ठीक है। तो लक्ष्य क्या है? 150 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता स्थापित करना है। और अभी तक 600 रूफटॉप सोलर सिस्टम है वो लगाए जा चुके हैं। तो टाटा पावर का ये घर घर सोलर अभियान है, इसको 14 जुलाई से जयपुर में शुरू कर दिया जा चुका है। हरियाणा और राजस्थान अभियान, ये 20 अगस्त 2025 तक राजस्थान में 10 करोड़ 24 लाख से अधिक पौधे लगा चुके हैं, जिसमें से 9.83 जो है करोड़ पौधे ब्लॉक स्तर पे लगे। 20 लाख हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण हुआ है और 37.51 लाख पौधे व्यक्तिगत स्तर पे लगे हैं। लाख से साइट्स पर पौधारोपण हुआ है, लाख से साइट्स पर, ये शब्द थोड़ा सही नहीं है। शिक्षा विभाग ने सबसे अधिक पौधे लगाए 3.25 करोड़। दूसरे नंबर पे है ग्रामीण विकास। अब शिक्षकों को सभी को ये टारगेट दे दिया। अब आप सोचो 150, 200 पौधे कैसे लगाएंगे? पौधे लगाना आसान है, उसको पानी पिलाना, उसकी पूरी केयर करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो इन्होंने केवल लगाने की बात की है। 2 करोड़ वन विभाग ने और 50 लाख प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने, इसके लिए उन्होंने अतिरिक्त बजट भी नहीं दिया है। ठीक है। सर्वाधिक पौधारोपण जयपुर में हुआ 73.58 लाख पौधे, उसके बाद जैसलमेर में, उसके बाद भीलवाड़ा में। सबसे कम डीडवाना कूचामन में हुआ, नया जिला है। और
उसके बाद सलूम्बर में 11.57 लाख। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में निवेश योजना, महाराष्ट्र और गुजरात को पछाड़कर निवेश योजनाओं में देश में पहला स्थान हासिल किया है। राजस्थान ने 2.69 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट लाए हैं। 419 योजनाएं, सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट हुए ऊर्जा क्षेत्र में और स्पेशली सौर और पवन ऊर्जा में, वही बाड़मेर जैसलमेर के अंदर, और यहीं केजड़ियां काटना और यहाँ पे पैनल लगाना। इस हिसाब से राजस्थान जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र से भी आगे निकल चुका है, क्योंकि विभिन्न सारी प्राइवेट कंपनियां राजस्थान के अंदर सोलर और पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाने में काफ़ी दिलचस्पी रखती है। और यहाँ पे थार की वनस्पति नष्ट होती जा रही है और इन्होंने लगातार वहाँ पे खेजड़ियाँ काटना, रोहिड़े काटना और उसके स्थान पे सोलर प्लेटें लगानी शुरू कर दी है। तो इस वजह से यहाँ पे ये ज़्यादा हुआ है। मलाराम माड़ी स्मृति साहित्य सम्मान, राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति श्री डूंगरगढ़ है और ये सम्मान किसको दिया गया? डॉक्टर पद्मजा शर्मा को दिया गया है। ठीक है, इसमें 21,000 रुपये हैं और 37 प्रकाशित कृतियां हैं। इन्होंने कई जगहों पर कृतियां प्रकाशित की है, इसके लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। राजस्थानी विद्या निरसन अधिनियम, जो पुराने कानून है, जो अप्रचलित है, अनुपयोगी है, उनको समाप्त करने के लिए एक्ट लेके आए हैं और इसके तहत 45 कानून समाप्त किए गए हैं जो अधिकतर पंचायती राज विभाग से संबंधित हैं। अब इनका कोई भी व्यवहारिक रूप से उपयोग नहीं होगा। 16 अप्रैल 2025 को राज्यपाल ने इसकी अनुमति दे दी थी और उसके बाद अब इसको एक्टिवली लागू कर दिया है। तो जो राजस्थान की ऐसी विधियां जो कोई काम की नहीं है, उनको निरसन कर दिया गया है। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025, अभी ये आयोजन होगा 9 दिसंबर 2025 को। जून में ये डेट थी 10 से 11, ठीक है, अब 11-12 थी और अब ये डेट है वो वापस इन्होंने प्रिटेंड कर ली है और 9-10 दिसंबर होगी। राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा 10 दिसंबर को। हम बहुत डिटेल से बात करेंगे जब ये राइजिंग राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल को इन्होंने भागीदारी स्टेट बनाया है इस समय। और राइजिंग राजस्थान में आपको पता है कि निवेशकों को आकर्षित किया जाता है, निवेशकों के सामने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्लान रखे जाते हैं, निवेशकों को कहा जाता है कि आप राजस्थान में व्यापार करें। इससे प्रेरित होकर निवेशक जो है वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU करते हैं और उसके बाद में उसको मूर्त रूप देने का काम किया जाता है। तो राइजिंग राजस्थान पे हम डिटेल से कब बात करेंगे? दिसंबर के महीने की क्लास में करेंगे। समसा समग्र शिक्षा राजस्थान, 3900 करोड़ रुपए सरकार ने स्वीकृत किए हैं। केंद्र सरकार ने 3200 करोड़ रुपए और साथ में 3200 करोड़ रुपए केंद्र की तरफ से, 700 इनकी तरफ से हैं, तो टोटल 3900 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। ठीक है, जो समसा के अंतर्गत है, तो डेफिनेटली विद्यालयों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण वगैरह आसान हो जाएगा। मेगा गांव, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपने आकल वुड फॉसिल्स पार्क सुना होगा, उसके पास में ही मेगा गांव। और यहाँ पर ये फतेहगढ़ उपखंड जैसलमेर में है और यहाँ पर आपके कुछ डायनासोर, पुराना डायनासोर, जुरासिक काल के डायनासोर के अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। किसको प्राप्त हुए हैं? डॉक्टर नारायण दास एणिकिया को यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये उड़ने वाले डायनासोर जैसी संरचना है, ब्रेविड फॉसिल्स हैं और हजारों सालों पुराना ये एक प्रकार से अवशेष है। तालाब के पास में मिले, काफी लंबी चौड़ी, अखबार में काफी एडिंग में रहा था ये। राजस्थान में इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी एंड लैंग्वेज लैब स्थापित की गई है। कहाँ पे स्थापित होगी ये अभी इन्होंने तय नहीं किया है और इसमें अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश जैसी भाषाएं सिखाई जाएगी ताकि पर्यटन वगैरह को आगे बढ़ावा मिल सके। RDSS योजना के तहत धरती आबा मतलब आकाश, आभ जिसे हम बोलते हैं, जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, जो आदिवासी इलाके हैं उनमें स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका संबंधी अंतर को कम कर उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छा करने के लिए योजना चलाई जाएगी। धरती आभा जो है बेसिकली आदिवासी शब्द बोलते हैं ये सारा। राज्य के सभी 3 डिस्कॉम में ये RDS के तहत लागू किया जाएगा। वे गांव जिनकी जनसंख्या 500 या उससे अधिक है और 50% अधिक आदिवासी निवास करते हैं, उन्हीं
गांवों को इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है, जिसमें ये परवन बांध डूब क्षेत्र के गांव भी इसमें शामिल रहेंगे, उनके लिए विशेष अनुदान भी दिया गया है, ठीक है। तो ये क्रियान्वयन देख लेना आप, बढ़िया है इसका। राजस्थान राज्य राजमार्ग शुल्क नियम 2015, ठीक है। अभी 2024-25 की बजट घोषणा के अनुसार राजस्थान में 7 एक्सप्रेस वे परियोजनाएं हैं। इनमें से 4 परियोजनाओं का काम ऑलमोस्ट डीपीआर द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है और 3 परियोजनाएं जो है वो आपके 2015 के नियमों के अनुसार है। और अब इनके शुल्क जो है वो बढ़ जाएंगे, 1.25 गुना बढ़ जाएंगे। तो ये पूछने योग्य नहीं है क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। एरो स्पोर्ट्स गतिविधियों हेतु हवाई पट्टियों की भूमि लीज आवंटन नीति 2025। तो ये नाम से पता चल रहा है, एरो स्पोर्ट्स होते हैं ना ऊपर वाले जितने जो प्लेन्स वगैरह से खेल होते हैं वो, तो एरो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना, कम उपयोग हो रही जो हवाई पट्टियां हैं उनका उपयोग करना, और एडवेंचर टूरिज्म जैसे आपके ये जंपिंग करवाना होता है सारा वो सब। इसमें क्या होगा, रोजगार सृजन होगा, राज्य के राजस्व में भी वृद्धि होगी। तो ऐसी हवाई पट्टियां जिनका उपयोग नहीं हो रहा वहां एरो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को बढ़ाने की नीति है ये। और 6 लाख रुपए प्रति एयर स्ट्रिप के हिसाब से सरकार पैसे लेगी। अधिकतम 20 वर्षों के लिए लीज पे दिया जाएगा उस एयर स्ट्रिप को। और भूमि की जो सीमा है वो 2000 वर्ग मीटर रहेगी। 5% वार्षिक वृद्धि रहेगी, उसके बाद में 10% ग्रोथ शुल्क वृद्धि की जा सकेगी। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि वे सारी हवाई पट्टियां जिनका उपयोग नहीं हो रहा है गवर्नमेंट उनको लीज पे देगी ताकि वहां पे एयर स्पोर्ट्स कराए जाए, और लीज जो है वो 20 वर्ष तक की रहेगी अधिकतम, ठीक है। फिर सरकार शुल्क बढ़ाती रहेगी और ये लोग भी शुल्क बढ़ाते रहेंगे, रोजगार क्रिएट होगा और साथ में आपके यहाँ पे सरकार की जीडीपी में भी वृद्धि होगी। नगरीय क्षेत्रों के लिए भूमि आवंटन नीति 2025। तो इसमें क्या है, सार्वजनिक, सामाजिक, धार्मिक और चैरिटेबल संस्थाएं जो है इनको आवंटित की जाएगी। आवंटन की जो दरें हैं वो डीएलसी दर का 40% के आसपास रहेगी, और कुछ जैसे पर्यटन, आईटी उद्योग वगैरह उनको कुछ छूटें भी मिलेगी। और ये भूमि आवंटन की जो प्रक्रिया है काफ़ी सरल तरीके से रखी जाएगी ताकि विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स को स्थापित करने में आसानी रहे, इसलिए इस योजना को, नीति को लाया गया है। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स। बजट 2024-25 में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनाने का निर्णय लिया जयपुर के अंदर। ये एम्स की तर्ज पे बनाया जाएगा, ठीक है, और इसमें सुपर स्पेशलिटी सेवाएं जो है वो दी जाएगी। इसके विशेष प्रावधान क्या है, इसमें सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के अधीन जो कैंसर संस्थान है वो रिम्स में शामिल कर लिया जाएगा, और इसमें कर्मचारी वही रहेंगे जो वर्तमान में है वहाँ पे, ठीक है। प्रशासनिक ढांचा क्या है, राज्य का जो मुख्य सचिव है वो आपके आरआईएमएस का अध्यक्ष होगा, और निदेशक की नियुक्ति आरआईएमएस के प्रमुख दायित्व निभाने हेतु की जाएगी। राजस्थान विजन डॉक्यूमेंट्स। आपको पता है कि राजस्थान की इकोनॉमी को 4.3 ट्रिलियन बनाना है 2047 तक, और $350 बिलियन बनाना है 2030 तक। इस हेतु इन्होंने राजस्थान विजन डॉक्यूमेंट्स जारी किया है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में, और ये स्पेशली विकास, रोजगार सृजन, जन कल्याण जैसे मुद्दों पर काम करेगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, देश भर के 45 शिक्षकों को सम्मानित किया किसने, राष्ट्रपति ने। राजस्थान से किसको सम्मान दिया है, श्रीमती नीलम यादव को टपुकड़ा से है, जो कि खैरथल तिजारा से हैं। इसके तहत एक प्रमाण पत्र होता है, 50,000 रुपए की राशि और एक सिल्वर मेडल दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना आप। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स, इसका पहला संस्करण डल झील में हुआ श्रीनगर के अंदर 21 से 23 अगस्त 2025 को, ठीक है। 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। राजस्थान की बात करें तो इसका स्थान 18वां रहा, और यहाँ पर दिनेश कुमार और विनीत थालोड़ ने, जो कि सीकर जिले के हैं, उन्होंने वो एक कांस्य पदक यहाँ से प्राप्त किया है। राजस्थान मत्स्य विधेयक 2025, ठीक है, पहले ये 1953 में आया था, अभी इसको संशोधित कब किया है, 2025 में। मत्स्य अपराधों पर जुर्माने की राशि बढ़ाई है
पहले 25,000 जुर्माना था, अब कितना कर दिया है, 50,000। ठीक है, क्योंकि मछली उत्पादन वगैरह राजस्थान में ऑलरेडी कम है, उसको बढ़ावा देना जरूरी है। कारखाना विधेयक 2025, ठीक है, साप्ताहिक कार्य इसमें तय कर दिया गया है 48 घंटे, और अधिकतम पहले 9 घंटे हुआ करता था, अब अधिकतम संशोधन के बाद अधिकतम 10 घंटे करवाया जा सकता है, और कुल सप्ताह में 48 घंटे से अधिक कार्य नहीं होगा। विश्राम से, ये कारखानों में काम करने वाले लोगों के लिए है। विश्राम पहले 5 घंटे, संशोधन के बाद 6 घंटे, 6 घंटे इसके बाद विश्राम करवाना पड़ेगा। कुल कार्य अवधि विश्राम सहित अधिकतम 10.5 घंटे थी, अब बढ़ा के 12 घंटे कर दिए। ओवर टाइम स्पीड भी अधिकतम 144 घंटे कर दी गई है, और महिला श्रमिक सुरक्षा शर्तों और लिखित सहमति के आधार पर रात्रिकालीन पारी में कार्य कर सकती हैं। अब तो ये कुछ कारखाना अधिनियम है, पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए इन काम का है। राजस्थान मंडपम और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, ये सेंटर आपके जयपुर में बनेगा। लगभग 7,000 लोग हैं वो आराम से इसमें बैठ सकते हैं। उसकी कैपेसिटी होगी पूरे मंडपम की 7,000 से 7,500 की लिमिट होगी। इसमें लगभग 2,200 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा इस मंडपम के निर्माण में। 25 एकड़ क्षेत्रफल पर यह पूरा मंडपम बनेगा। इसके पास में एक यूनिटी मॉल भी बनेगा। 95 एकड़ भूमि पर 15,000 वर्ग मील क्षेत्र में एक यूनिटी मॉल का निर्माण करवाया जाएगा, जो 1.5 साल में लगभग पूरा हो जाएगा। तो कुल मिला के इस पूरी जगह पे एक व्यापारिक हब बनाने की कोशिश है वो की जा रही है। जयपुर एआई इनोवेशन समिट 2025, तो ये बिरला ऑडिटोरियम में 22-23 अगस्त को चार्टर्ड अकाउंटेंट संघ संस्थान के द्वारा किया गया था, और एआई पे पूरी बात की गई है। जैसलमेर और बीकानेर में सोलर पार्क की स्थापना, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये काफी काम का है। तो मुख्यमंत्री ने यहाँ पर जैसलमेर और बीकानेर जिले के अंदर किसके साथ, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को भूमि आवंटन की स्वीकृति दे दी है। जैसलमेर जिले में 26,400 मेगावाट क्षमता के पार्क बनाए जाएंगे, और बीकानेर में 5200 मेगावाट के सोलर पार्क बनाए जाएंगे। जैसलमेर का कहाँ बनेगा, रामगढ़ के अंदर। तो यहाँ पे 5,000 मेगावाट क्षमता के पावर होंगे, पार्क बनेंगे, जिसमें 6771 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है, और एक जगह पे इन्होंने 2700 मेगावाट सोलर पार्क के लिए बात की है, जिसमें 5113 जमीन आवंटित कर दी गई है। ये जमीन आवंटन का काम गवर्नमेंट का होता है, फिर यहाँ पे किसानों के साथ समझौते करने का काम कंपनी का होता है। फतेहगढ़ तहसील में भी इन्होंने रामगढ़ और फतेहगढ़ दोनों में किया है, 12,000 और 6250 मेगावाट के लिए किया है। जहाँ तक बीकानेर की बात है, तो बीकानेर के पुंगल तहसील के दीनासर और बड़ाला गांव के अंदर ये जमीन आवंटित की है, और साथ में सवाईसर और बज्जू तहसील के भीकोलाई में भी सरकार ने है वो भूमि आवंटन की है। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना, पूछने योग्य प्रश्न है ये, जैसलमेर और बीकानेर में सोलर पार्कों के लिए। कजाकिस्तान में 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 आयोजित की गई। राजस्थान के राजवीर सिंह राठौड़ ने रजत पदक जीता, और यशस्वी राठौड़ ने जूनियर वर्ग महिला स्कीट स्पर्धा में रजत पदक और मिक्स्ड इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। यशस्वी राठौड़ और राजवीर सिंह राठौड़ दोनों को याद रखना। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में दुर्बल कैराकल बिल्ली प्राप्त हुई है। ये लुप्त प्राय सी है, लेकिन यहाँ से मिली है। बेहद शर्मीली और आमतौर पर अकेली रहने वाली बिल्ली है। रात में सक्रिय रहती है। लंबे काले बाल और कान इसकी खास पहचान है। अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज एंड रिसर्च, राजस्थान बजट के अंदर ये जो अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर के अंतर्गत ये स्थापना की गई है, और इसके स्टेक होल्डर अनुपालन प्रक्रिया में क्षमता वृद्धि सुनिश्चित हो सकेगी। अभी क्षमता नहीं, स्थिति नहीं है कि इसमें कितने क्या कुछ होगा, बट इसको कहाँ पे बनाया जाएगा, जयपुर के अंदर। राज किसान साथी प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है। 2024 का ये राष्ट्रीय सम्मान है, और मनोज सिन्हा द्वारा श्रीनगर में आयोजित सम्मान समारोह में ये प्रदान किया गया। ये सारा सारा राज किसान साथी 120 पेपरलेस और फेसलेस ऑनलाइन मॉड्यूल्स हैं। 1320 टन कागज की इसमें बचत हो गई पेपरलेस होने के कारण। डीबीटी भुगतान में भी इन्होंने वृद्धि करवाई है। जियो टैग वेरिफिकेशंस होते हैं, तो किसानों को इतना सारा फायदा होने के कारण
इस राज किसान साथी को नेशनल अवार्ड है वो दिया गया। मथुरादास माथुर अवार्ड ये क्रिकेट के लिए दिए जाते हैं। 32वें मथुरादास माथुर अवार्ड जो है वो अगस्त 2025 में 3 खिलाड़ियों को दिए। महिपाल लोमरोर जो रणजी कप्तान रहे सीनियर वर्ग में 15,000 राशि दी गई है। जूनियर में कार्तिक शर्मा को दिया गया 7500 रुपए राशि दी गई है। यथार्थ भारद्वाज को सब जूनियर में 7500 रुपए दिए गए। इन तीनों को मथुरादास माथुर अवार्ड दिया गया। पहली सुपरसोनिक लड़ाकू विमान मिग-21 यह भारतीय वायुसेना में 1963 में शामिल हुआ था। हमने सोवियत संघ से प्राप्त किया था इसको। अब इसकी विदाई हो गई है और नाल एयरबेस बीकानेर से इसको विदाई दे दी गई। इसने लगभग 60 सालों तक सेवा दी है। गुरु जंबेश्वर पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार ये जंबेश्वर पर्यावरण संरक्षण शोध पीठ के द्वारा दिया जाता है। इस बार का जो ये सम्मान था ये प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल जो कि IIT जोधपुर के डायरेक्टर है उनको दिया गया। अमृता देवी वृक्ष मित्र पुरस्कार स्वर्गीय राधेश्वर पैमाणी को दिया गया और जेताराम विष्णु स्मृति पुरस्कार पीराराम धायल को दिया गया। राजस्थान आवासन मंडल की 5 नवीन आवासीय योजनाएं जो है वो नैनवा में, अटरू में, लंगेरा, बाड़मेर में, बाड़ी रोड और पेनोरिया की मादरी में शुरू की गई। ठीक है, जयपुर की है, 20 अगस्त से स्टार्ट की गई। ये जनरली पूछते नहीं है आवासन मंडल की योजनाएं। तो गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों के लिए भूमि आवंटन ये कोटा जिले के अंदर किया गया है। ग्राम ढोटी के अंदर जो किस उद्देश्य क्या है, औद्योगिक और आर्थिक विकास दोनों को गति देना है। 22.78 हेक्टेयर में ये भूमि आवंटित हुआ है। इसमें जो भी फैक्ट्री बनेगी वो गैर प्रदूषणकारी होगी। साथ में औद्योगिक आधारभूत संरचना विकसित होगी, रोजगार भी क्रिएट होगा, सोशल सिक्योरिटी भी बनेगी और सीमावर्ती क्षेत्रों का आर्थिक विकास भी इससे संभव हो पाएगा। ठीक है, जयपुर में डिपार्टमेंटल स्टोर बना है, यहाँ पे जॉइंट वेंचर है ये। इसमें कॉन्फेड और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ये दोनों मिलकर डिपार्टमेंटल स्टोर बनाया है। इसके अंदर ऑर्गेनिक उत्पाद होंगे। इनका जो NCCF का जना ब्रांड ऑर्गेनिक उत्पाद है, कॉन्फेड का उपहार ब्रांड है, यहाँ पे मिलेट्स वगैरह मिलते हैं। तो उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त स्वदेशी और जैविक उत्पाद उपलब्ध करवाना इसका मेन उद्देश्य रहेगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में खिलाड़ियों को जमीन आवंटन, कुल 13 खिलाड़ियों को 25-25 बीघे के हिसाब से जमीन आवंटन किया गया है खिलाड़ियों को। इसमें एक ओम प्रकाश ढाका जो कि बास्केटबॉल के खिलाड़ी रहे, अवनी लेखरा, सुंदर गुर्जर और श्याम सुंदर जानी तो पर्यावरणविद हैं। तो इन 4 लोगों को यहाँ पे जमीन आवंटन किया गया है। इसके साथ साथ क्रिकेट रवि बिश्नोई को भी किया, रजत चौहान, सगुन चौधरी, मनदीप सिंह, अर्जुन लाल व जकार खान, भोपाल सिंह, सचिन और अनंतजीत सिंह नरूका। कुछ अन्य बातें देख लेते हैं। भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर जिले के भणियाना तहसील के पूसासर में 765 kV के एक उपकेंद्र की स्वीकृति दी है। जॉर्जिया में आयोजित बाटूमी ओपन इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट के अंदर 70 कैटेगरी में राजस्थान की सुनीता चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है। इसका थोड़ा ध्यान रखना। ये 16 खिलाड़ियों में से राजस्थान की एकमात्र एथलीट थी। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जयपुर के डोल का बांध 1 और 12 के शाहबाद संरक्षण रिजर्व में कई सारी हजारों वृक्षों को काटने की राज्य सरकार की कार्रवाई पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। अब कुछ पुरस्कारों की बात करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार ये नंद किशोर पांडे जो हमने थोड़ी देर पहले हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में पढ़ा था को मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार दिया गया। 50,000 रुपये मिलते हैं इसमें और इनकी रचना है भारत बोध और भक्ति कविता। डॉक्टर राजेश कुमार व्यास कृति कलाओं की अंतर्दृष्टि इनको भी इसमें सम्मान दिया गया है। अखिल भारतीय राजा वीर सिंह देव सम्मान जयपुर के राजेंद्र मोहन शर्मा को प्रदान किया गया। अरशद खान ये बॉडी बिल्डर हैं और एशियाई चैंपियनशिप में 100 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीता इन्होंने। 57वीं एशियाई बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप बैंकॉक में भी वहां आयोजित हुई थी और ये पहला अवसर है जब राजस्थान के किसी बॉडी बिल्डर ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। अरशद खान को 3 बार गोल्ड जीतने का गौरव ये प्राप्त हुआ है। कुछ और खिलाड़ी, नवीन यादव बॉडी बिल्डिंग संघ के अध्यक्ष हैं। अर्जुन कंदोई
फिल्म स्विमिंग चैंपियनशिप उज्जैन में राजस्थान के अर्जुन कंदू ने 2 स्वर्ण पदक जीते। पुष्पेंद्र कुमार चौधरी शतरंज महासंघ द्वारा आर्बिटर प्रतिष्ठित खिताब प्रदान किया गया। अनुज प्रसाद जो डेफ ओलंपिक के लिए आपके 25 मीटर और 10 मीटर एयर पिस्टल में क्वालिफाई हुए हैं। अंकित कुमार सोहू अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसप्लांट गेम्स में जेवलिन थ्रो में उन्होंने रजत पदक जीता है। लॉन्ग जंप में भी उन्होंने कांस्य पदक जीता है। कचनार चौधरी जो कि शॉर्ट पुट की है, जयपुर की रहने वाली है और चेन्नई में आयोजित सीनियर नेशनल इंटर स्टेट चैंपियनशिप में इन्होंने गोला फेंककर गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। और डॉक्टर शिवम अग्रवाल, ये G20 यूथ समिट में भाग लिया इन्होंने, जोहान्सबर्ग में जो आयोजित हुआ था, सीकर जिले के हैं। और इन्होंने पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु परिवर्तन पर इन्होंने बात की है। भारत से 5 युवा प्रतिनिधि इसमें शामिल थे, उसमें से एक शिवम अग्रवाल भी थे। अनिमेश पाटनी, ये ग्रुप कैप्टन है भारतीय वायुसेना के, कुंजीड़ गांव बारा के रहने वाले हैं और इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सफल एयर स्ट्राइक की थी। इस वजह से इनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना इसका। अपम निधि पांडे, ठीक है, ये जिनिंग चीन में आयोजित इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, चीन में आयोजित हुआ था अभी। मेजर देवांश चतुर्वेदी, इन्होंने भी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर उत्कृष्ट सेवाएं दी और उसकी वजह से इनको कमेंडेशन कार्ड प्रदान किया गया थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र के द्वारा। अनिता राठी, ये बाड़मेर की है और केरल में आयोजित प्रतियोगिता में राष्ट्रीय मास्टर पावर लिफ्टिंग में बाड़मेर की अनिता राठी ने आपके कुल 4 पदक जीते, जिसमें 63 किलोग्राम मास्टर 1 भार में अनिता राठी ने स्वर्ण पदक जीता है और 3 रजत पदक स्क्वाट, डेड लिफ्टिंग और ओवरऑल इन्होंने हासिल किए हैं। तो अनिता राठी का नाम भी याद रखना, हमारे बाड़मेर की तो और भी याद रखना आप, ठीक है। ये था अगस्त महीने का करंट, उम्मीद करता हूँ आपके लिए फायदेमंद रहेगा और इसको आप अच्छे से देख लेना। आगे हम जल्दी ही अगस्त के बाद में लास्ट में एक अब स्पोर्ट्स की क्लास और ले लेंगे, जिसमें पहले स्पोर्ट्स की 3 महीनों की क्लास हो रखी है। इसके बाद देखेंगे अगर कोई नए खिलाड़ी हैं तो एक स्पोर्ट्स की क्लास ले लेंगे, नहीं तो अब अगली क्लास करंट की जो है वो यूं समझ लीजिए कि 10 अक्टूबर के आसपास आएगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।